फ्रेड ने ओलाक्स को ध्यान से देखा, क्योंकि उनके चारों ओर तेज धूल जैसी काली धुंध छा रही थी। नदियों ने धीरे धीरे उनके युद्ध क्षेत्र को घेर लिया, जिससे फ्रेड के लिए कुछ भी देख पाना असंभव हो गया। ओलेक्स पूरी तरह से कोहरे में गायब हो गया और धूल से उत्पन्न शोर के कारण उसके कदम और हरकतें शांत हो गईं। वे बहुत शांत थीं और शोर ने उन्हें बाधित कर दिया। अरे, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, फ्रेड ने मन ही मन बुदबुदाया, फिर फुसफुसाया, मिका, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मुझे खेद है, मैं कुछ नहीं कर सकती। इसके अलावा मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे नहीं पता कि उसका नेक्सस और क्या कर सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह अपने घाव के कारण अब अपने फर्स्ट ऑर्डर का उपयोग नहीं कर सकता। चिंतित स्वर में लड़की ने थोड़ा निराश होकर कहा कि वह अपनी बेबसी के कारण खुद को दोषी महसूस कर रही है। मैं फिर से बेकार हो गया, मीका ने बड़बड़ाते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहा हो। फ्रेड मुस्कुराया। उसकी ऑपरेटर उसके बिल्कुल विपरीत थी, एक असुरक्षित, भावुक और हमेशा चिंतित रहने वाली लड़की। हालांकि इससे फ्रेड को अपनी आंखों में और भी चमकने का मौका मिला। इस बारे में चिंता मत करो, बस मुझे वह सब बताओ जो तुम देखते हो या मुझे बता सकते हो। मैं ऐसे धूर्त कमीने से बिना किसी परेशानी के निपट लूंगा, फ्रेड ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर के लिए उसका शांत भाव खो गया। होश, सच में, ओलेक्स के घुटने ने फ्रेड के चेहरे पर जोरदार प्रहार किया, जिससे उसकी नाक आसानी से टूट गई और एक आत्मविश्वास भरी आवाज गूंजी। खून की धाराएं बाहर की ओर बह रही थीं, ओलेक्स की ठंडी आंखों के सामने बह रही थीं। वह फ्रेड को मारने पर आमादा था, कोई और नतीजा उसके अनुकूल नहीं था। फ्रेड की नज़रें केंद्रित थीं और उसने अपनी तलवार को तेजी से घुमाया, ओलेक्स को काटने के इरादे से, लेकिन आखिरी क्षण में ओलेक्स गायब हो गया। क्या वह टेलीपोर्ट कर सकता है? मुझे लगा कि यह उसके दूसरे आदेश का असर है। फ्रेड हैरान था। दरअसल उसने जानबूझकर खुद को हिट के लिए तैयार किया था, लेकिन उसकी योजना काम नहीं आई। शायद ये सिर्फ कोहरा है, मीका ने कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह फ्रेड के विचारों को पढ़ सकती है। मुझे संदेह है कि यह उचित टेलीपोर्टेशन है। यह अधिक संभावना है कि वह इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ सकता है। मेरा सुझाव है कि आप यहाँ से चले जाएं और लड़ने के लिए बेहतर स्थिति खोजें। फ्रेड ने सिर हिलाया। उसने स्पष्ट रूप से मीका की बात सुनी, लेकिन उसने वैसा नहीं किया जैसा उसने कहा था। उसकी अपनी योजना थी। बाम, एक ही पल में ओलेक्स उसके सामने आ गया और इससे पहले कि फ्रेड कुछ कर पाता, ओलेक्स की मुट्ठी उसके पेट में घुस गई। फिर बार बार ओलेक्स लगातार अलग अलग दिशाओं से हमला कर रहा था, जिससे फ्रेड को समय पर जवाबी हमला करने से रोका जा सके। हालांकि फ्रेड ओलेक्स पर कुछ घाव छोड़ने में कामयाब रहा, बहुत गहरे नहीं, लेकिन खून बह रहा था। यह उतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था, लेकिन उसे इतना भरोसा है कि वह इस क्षेत्र में अजेय है। मेरे ट्रम्प कार्ड का उपयोग करना अभी बहुत जल्दी है, इसलिए मुझे बस उसे अति आत्मविश्वासी होते हुए पकड़ना है। फ्रेड ने एक और वार झेलने और जमीन पर गिरने से पहले सोचा। यह अनुमान लगाना असंभव था कि उसे अपना संतुलन बनाए रखने और अपने पैरों पर खड़े रहने में कोई परेशानी नहीं होती थी। फिर फ्रेड ने घबराकर अपना धनुष निकाला और सभी दिशाओं में निशाना साधना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वह सिर्फ ओलेक्स को मारने की कोशिश कर रहा था, किस्मत की उम्मीद कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे दयनीय शॉट से बच नहीं पाऊंगा? तुम्हें यह भी एहसास नहीं है कि तुम्हारे तीर मुझसे कितनी दूर हैं? ओलेक्स ने खुशी से कहा। फ्रेड एक क्षण के लिए मुस्कुराया और उसकी आंखें चमक उठीं। हाँ, मुझे पता है, अगला वाला और भी दूर होगा, फ्रेड ने ऊपर की ओर गोली चलाने से पहले कहा। घने अंधेरे कोहरे के कारण ये लगभग ध्यान देने योग्य नहीं था कि यह तीर अन्य तीरों की तुलना में बड़ा था, विशेषकर इसकी नोक। हुश, गोली लगने के तुरंत बाद ओलेक्स फ्रेड के पास आया और उसके हाथ से धनुष छीन लिया, जिससे फ्रेड से उसका मुख्य हथियार छिन गया। जो भी हो, अब समय आ गया है कि इसे खत्म किया जाए। आप स्पष्ट रूप से एडम विंटर का मुकाबला नहीं कर सकते। ओलेक्स की निगाहें प्राचीन हिमनदों की तरह ठंडी हो गईं और उसने अपनी मुट्ठी कस ली, जिससे आसानी से फ्रेड का सिर फट सकता था। ठीक है, शायद तुम सही हो। मैं वास्तव में नज़दीकी मुकाबले में उतना मजबूत नहीं हूं, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम पहले ही जीत चुके हो? ताकत के मामले में तुम स्पष्ट रूप से मुझसे नीचे हो। फ्रेड ने मुस्कुराते हुए अपनी निगाहें दूसरी ओर घुमा लीं। ओलेक्स हमला करना चाहता था, लेकिन फ्रेड की निगाह ने उसे सचेत कर दिया। कमीने, तुम कहाँ देख रहे हो? ओलेक्स ने पीछे मुड़ने से पहले बुदबुदाया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई, क्योंकि उसने घने कोहरे के बीच दर्जनों चमकीली सफ़ेद चमकें देखीं, जो जमीन के पास आते आते बड़ी होती जा रही थीं। ओलेक्स तेजी से गायब हो गया, तीरों की बौछार से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह संभव नहीं था। अच्छा, अब चीजें आसान हो जाएंगी, फ्रेड ने मुस्कुराते हुए कहा। अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपने कंधों को फैलाया, जबकि तीरों की बौछार ने उसके चारों ओर सब कुछ नष्ट कर दिया।
जाहिर है फ्रेड को ठीक से पता था कि तीर कहाँ गिर रहे थे, इसलिए जब ओलेक्स भागने की पूरी कोशिश कर रहा था, फ्रेड बस वहीं शांत खड़ा रहा। उन्होंने अपना धनुष भी उठा लिया जो उनसे कुछ मीटर की दूरी पर था, जबकि बर्फ सी सफ़ेद मिसाइलें काले कोहरे को साफ कर रही थीं। जल्द ही कोहरे में कुछ भी शेष नहीं बचा और ओलेक्स दिखाई दिया, जिसके दाहिने कंधे में एक तीर लगा था। दांत पीसते हुए ओलेक्स ने दर्द की परवाह न करते हुए तीर को अपने कंधे से खींच लिया। चलो अब क्या होगा, क्या तुम मुझे गोली मारने की कोशिश करोगे? हम दोनों जानते हैं कि तुम मुझे नहीं हरा सकते। जल्दी या बाद में तुम मेरे वार से गिर जाओगे। ओलेक्स ने भौहें सिकोड़ी। फ्रेड ने अहंकार से अपनी ठोड़ी उठाई और उसकी आंखों में एक पागल सी चमक थी। हाँ, क्या तुम्हें नहीं पता कि परियों की कहानियों में प्रकाश हमेशा अंधकार पर विजय पाता है? मुझे लगता है कि मुझे ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि हम में से कौन अंधकार है और कौन प्रकाश है ना? ओलेक्स हंस पड़ा, उसके कंगन कांपने लगे। खैर, परियों की कहानियों में प्रकाश हमेशा अंधकार पर विजय पाता है, क्योंकि वे परियों की कहानियां होती हैं। वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं है, ओलेक्स ने आश्चर्य से कहा, जब उसके कंगनों से धुंध की 2 धाराएं निकल रही थीं। हर धारा उसकी हूबहू नकल बन गई, वे सचमुच उसके धुएं के क्लोन थे। फिर वह और उसके क्लोन फ्रेड के चारों ओर तेजी से दौड़ने लगे, धीरे धीरे उनकी गति बढ़ती गई। प्रत्येक कदम के साथ ओलेक्स तेजी से आगे बढ़ता गया और जल्द ही फ्रेड के चारों ओर एक काला घेरा बन गया। ऐसे मामले में गोली चलाना या हमला करना बिल्कुल व्यर्थ था, फ्रेड के पास अपने दुश्मन को मारने का कोई मौका नहीं था। आप जानते हैं, आप सही कह रहे हैं। अगर परियों की कहानियां वास्तविक जीवन के नियमों के अनुसार चलती, तो अंधकार लगभग हमेशा जीतता। ये बात किसी भी वयस्क व्यक्ति को स्पष्ट है, लेकिन हर कोई इसका कारण नहीं समझ पाता। फ्रेड ने शांति से कहा, जैसे कि वह किसी घातक दुश्मन से नहीं बल्कि अपने दोस्त से बात कर रहा हो। फ्रेड ने अपना हाथ हिलाया और बुद्धिमानी भरी नज़र से आगे कहा, क्योंकि परियों की कहानियों में हमेशा नायकों, अच्छे पक्ष की मदद की जाती है। वे असली क्रूर दुनिया में हार जाएंगे क्योंकि वे बेवकूफ़ हैं। फ्रेड ने कहा, जैसे कि यह उसके लिए एक महत्वपूर्ण विषय था। फिर इससे पहले कि ओलेक्स 3 तरफ से हमला करता, फ्रेड की आंखें चमक उठीं और उसका मिस्ट ब्लेड कांप उठा। एक ही पल में ब्लेड एक विशाल क्रॉस में बदल गया जो लगभग फ्रेड जितना बड़ा था। बेवकूफ़ नायकों के विपरीत मैं बहुत होशियार हूँ, फ्रेड ने कहा और अपना क्रॉस जमीन पर इस तरह गिराया जैसे वह कोई मुहर लगा रहा हो। उसी समय एक चमकदार सफ़ेद धुंध ने 3 मीटर के दायरे में सब कुछ ढक लिया, जिससे दर्जनों चमकीली चमकों का पठार बन गया, जो जल्द ही प्रकाश की असंख्य किरणों के रूप में फूट पड़ीं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को नष्ट कर दिया। किसी भी अनुभवी योद्धा की तरह ओलेक्स के पास राक्षसों और प्रेतों दोनों के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी रणनीति थी। बहुत से लोगों को इसका एहसास नहीं था, लेकिन ऊपरी रिंग के प्रेतों के विपरीत निचले रिंग के प्रेतों को आमतौर पर अन्य प्रेतों के खिलाफ लड़ने का काफ़ी अनुभव था। ये तर्कसंगत था, क्योंकि ऊपरी रिंग में फैंटमों के बीच वास्तव में खूनी और घातक लड़ाई होना काफ़ी दुर्लभ था। बिग 3, सेना और सरकार ने इसे यथासंभव दुर्लभ बनाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि फैंटम्स के मुख्य दुश्मन मनुष्य नहीं बल्कि राक्षस थे। हालांकि इसका नकारात्मक प्रभाव भी था। निचले रिंग में कम फैंटम थे, लेकिन औसतन उनमें से प्रत्येक बहुत अधिक शक्तिशाली था, विशेष रूप से मनुष्यों के खिलाफ लड़ाई में। इस प्रकार ओलेक्स का जीत में विश्वास उचित से अधिक था, खासकर एक तीरंदाज के खिलाफ। लेकिन ऊपरी रिंग एक स्वर्ग नहीं था। ऊपरी रिंग में कई प्रेतों को अंधेरे प्रेतों की तरह ही कठिन जीवन से गुजरना पड़ा, और ऐसा लग रहा था कि फ्रेड उनमें से एक था। कांपना, कांपना, कांपना। प्रकाश की किरणें स्वर्ग के स्तंभों की तरह ऊपर की ओर उठ रही थीं, तथा अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को टुकड़े टुकड़े कर रही थीं, चाहे वह हवा की धाराएं हो, धूल हो या अंधकार। स्वाभाविक रूप से ओलेक्स और उसके डार्क क्लोन कोई अपवाद नहीं थे। क्या बकवास है, और यह इतना सुंदर क्यों है? ओलेक्स ने मन ही मन बुदबुदाया, चारों ओर से उसे घेर रही प्रकाश की किरणों को देखते हुए। ऐसा लग रहा था कि उनके भीतर कुछ छिपा हुआ था, फ्रेड के डर और उसकी उम्मीदें, जिसके लिए उसे बहुत कुछ सहना पड़ा। एक पल में और अधिक समझ पाना असंभव था, क्योंकि जल्द ही ओलेक्स जमीन पर गिर गया। फ्रेड का दूसरा आदेश समाप्त हो गया, धुंधली क्रॉस गायब हो गई और फ्रेड एक घुटने पर गिर गया। उसके मुंह से खून की एक धार बह निकली। इस क्षमता ने उसे जितना लग रहा था उससे कहीं अधिक कीमत चुकानी पड़ी थी। बस इतना ही, ओलेक्स ने भूरे आसमान की ओर देखते हुए बुदबुदाया, जबकि उसके मुंह के कोनों से खून लगातार बह रहा था। फ्रेड ने पलटकर अपने पराजित शत्रु को घूरा। ओलेक्स का दाहिना पैर और बायां हाथ गायब था, उसके धड़ में 3 बड़े छेद थे, उसके अंग नष्ट हो चुके थे तथा रक्तस्राव अपरिवर्तनीय था। हाँ, ऐसा ही लगता है। यह आपकी विफलता है न? फ्रेड ने शांति से कहा, अपने पैरों पर खड़ा हुआ। हालांकि जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, उसका चेहरा दर्द से मुड़ गया और वह फिर से एक घुटने पर गिर गया, अपने सीने को अपने हाथ से पकड़ लिया। हे, लगता है तुम भी लड़ाई जारी नहीं रख पाओगे।
हालांकि तुम जीत गए और मैं हार गया, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ओलेक्स फुसफुसाया जैसे उसकी आंखों के सामने सब कुछ धीरे धीरे अंधेरा हो गया। एक क्रूर राक्षस के चंगुल में मरने से बेहतर है एक सभ्य आदमी के हाथों मरना। ये उनके अंतिम शब्द थे, जिसके बाद उन्होंने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। फ्रेड ने अपना सिर हिलाते हुए कड़वी मुस्कान दी। फ्रेड, तुम जीत गए। तुमने अच्छा किया, मीका ने उत्साहवर्धन करते हुए कहा। खैर, मैं कगार पर था। फ्रेड ने लगभग नष्ट हो चुकी पत्थर की दीवार के सहारे पीठ टिकाते हुए आह भरी। तभी उसकी नज़र ओलेक्स पर पड़ी। अगर वह किसी तरह उस हमले से बच गया तो यह मेरे लिए अंत होगा, मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। फ्रेड की निगाहें गहरी हो गईं। जो भी हो, मेरी लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण नहीं थी। ... ये सच था कि 3 सक्रिय मुकाबलों में से 2 पहले ही खत्म हो चुके थे। प्रागो जीत गया था और बचाव के लिए दौड़ रहा था, जबकि फ्रेड एक कठिन लड़ाई से उबर रहा था। हालांकि उन्हें वापस आने के लिए समय चाहिए था, क्योंकि उनकी लड़ाई आसान नहीं थी। लेकिन एस्टर और रोमियो का क्या? उनका काम एडम के लिए समय खरीदना था, ताकि वह अपनी ताकत वापस पा सके और उनके साथ जुड़ सके। एडम भागने वाला नहीं था, इसके अलावा भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। वहां दर्जनों प्रेत, सैकड़ों राक्षस और शक्तिशाली विसंगतियां थीं। निश्चित रूप से तिरेना एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी थी, लेकिन उसके खिलाफ एस्टर थी, जिसमें एक समान तत्व था, और रोमियो, जो अपनी बर्फ के साथ तिरेना को बहुत परेशानी दे सकता था। ये लड़ाई काफी लंबे समय तक चल सकती थी, और यह स्पष्ट नहीं था कि कौन जीतेगा। किसी भी स्थिति में विजेता बुरी तरह से थका हुआ और घायल हो जाएगा। खैर, ये सब सिर्फ सिद्धांत था, जो हमेशा काम नहीं करता था, और व्यवहार में चीजें अलग तरह से सामने आना कोई असामान्य बात नहीं थी। कदम कदम कदम, तिरेना आत्मविश्वास से कदम बढ़ाते हुए जमीन पर पड़े एस्टर और रोमियो के पास चली गई। उनके शरीर जले हुए थे, लेकिन तिरेना को कोई चोट नहीं आई थी। उसके घावों में कुछ खरोंचें और हल्का खून बह रहा था। रुको, एस्टर ने तिरेना का पैर पकड़ने की कोशिश करते हुए कहा। बाम! तिरेना ने अपने चेहरे पर तिरस्कार का भाव दिखाते हुए एस्टेर के पेट में लात मारी और उसे एक कूड़े के थैले की तरह एक तरफ फेंक दिया, जिस पर उसका ध्यान देने लायक भी नहीं था। रोमियो होश में आने की कोशिश कर रहा था। उसके सामने सिर्फ तिरेना की धुंधली छवि दिख रही थी। उसके पास उठने की भी ताकत नहीं थी। तिरेना ने उसे मौत की हालत में पहुंचा दिया था। हवा का एक बेतरतीब प्रवाह बह रहा था, जिससे तिरेना के लाल बाल उड़ रहे थे, जबकि वह चारों ओर देख रही थी। डार्क फैंटम्स उससे ज्यादा दूर नहीं थे। वे शायद ही कभी राक्षसों और अन्य फैंटम्स से लड़ते थे। आखिरकार उनका मुख्य लक्ष्य एडम को पकड़ना था, न कि अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को मारना। विसंगतियां और भी घनी होती गईं, जबकि राक्षसों की संख्या में वृद्धि हुई। इतने बड़े समूह के साथ साथ प्रेत, कई मजबूत दस्तों को साफ करने में बहुत समय लगेगा। तिरेना ने थोड़ा सिर हिलाया। उसे एहसास हुआ कि वह किस स्थिति में थी। उन्हें एडम को पकड़ना था और अराजकता के पूरी तरह से खत्म होने से पहले वहां से निकल जाना था। क्या तुम छिपना बंद कर सकते हो? तुम्हारे साथियों ने पहले ही बहुत कुछ कर लिया है। तिरेना ने एडम की ओर तलवार तानते हुए कहा। एडम सावधान हो गया। उसने अपने दाहिने हाथ की ओर देखा। वह एक सुई बुला सकता था और एक नेक्सस विशेषता का उपयोग कर सकता था, लेकिन वह उसकी अधिकतम सीमा थी। जाहिर है, तिरेना को पार करने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। अरे, मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं तिरेना से भाग भी जाऊं, तो डार्क फैंटम्स मुझे पकड़ लेंगे। शायद राक्षसों का फायदा उठा लें। ऐसा होना नामुमकिन है। उनकी संख्या और तिरेना की ताकत को देखते हुए कोई भी राक्षस उनके लिए खतरा नहीं होगा, एडम ने सोचा, जबकि तिरेना धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। फिर तिरेना ने एक तरफ देखा और एडम की ओर इशारा किया। पकड़ लो उसे, तिरेना ने राजसी ढंग से कहा, और कई काले प्रेत तुरंत आगे बढ़े, उसके आदेश को पूरा करने के लिए उत्सुक। एडम की आंखें तब चौड़ी हो गईं जब एक सेकंड बाद उसे एक सुई बुलानी पड़ी और कई जलते हुए प्रक्षेपों को रोकना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि वह पूरी तरह से घिरा हुआ था। वहां बहुत सारे डार्क फैंटम थे और कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। प्रागो बहुत दूर था और फ्रेड आत्मविश्वास से अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। बच्चे, सावधान! वह आदमी चिल्लाया, अपने साथियों के साथ लड़ाई में कूद पड़ा। उनके दस्ते में 10 फैंटम शामिल थे और वे उन लोगों में से थे जो मूल रूप से एडम की सहायता के लिए गए थे। हम आपकी सहायता करेंगे, बर्फ सफ़ेद कवच में लिपटी महिला ने चिल्लाते हुए अपनी विशाल ढाल को जमीन पर उतारा और एडम तथा उनकी टुकड़ी के चारों ओर एक सुनहरा सुरक्षात्मक गुंबद बनाया। फिर उनके दस्ते के प्रेत युद्ध में भाग गए, अपने नेता का समर्थन किया और एडम को राहत में आराम करने दिया। बेशक ये पर्याप्त नहीं था, लेकिन प्राथमिक चिकित्सा सबसे महत्वपूर्ण थी। अन्य दस्ते जल्द ही आने वाले थे और डार्क फैंटम के लिए यह एक बड़ी समस्या थी। तिरेना ने युद्ध में भागते समय अपनी भौहें सिकोड़ लीं, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि समय कम होता जा रहा है। बहुत बढ़िया, इस तरह हम जीत सकते हैं, एडम ने मन ही मन कहा और उसके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान उभर आई।
एडम ने फैंटम्स को लड़ते हुए देखा और यह स्पष्ट था कि वे अनुभवी लड़ाके थे। हालांकि एडम चुपचाप खड़ा नहीं रहने वाला था, वह अब लड़ने के लिए तैयार था। कदम। एडम आगे बढ़ा और जल्द ही उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसके सामने मौजूद प्रेतों के शरीरों में से सफ़ेद विद्युतीय धारा प्रवाहित हुई, जो एक विनाशकारी बिजली के प्रहार का संकेत थी, जो प्रेतों के शरीर से होकर गुजरी और उन्हें पृथ्वी के चेहरे से मिटा दिया। विभिन्न वलयों के 10 से अधिक प्रेत नष्ट हो गए तथा केवल जमीन पर चमकते अंगारों का एक काला निशान रह गया। क्या फिर से? ये दो ही शब्द थे जो एडम के दिमाग में कौंधे जब उसने देखा कि कुछ सेकंड पहले तक जीवित रहे प्रेत के अंग अब उड़कर किनारे की ओर चले गए। उनकी आंखों में युद्ध की ज्वालाएं जल रही थीं, कुछ एडम का बचाव कर रहे थे और कुछ उसे पकड़ने वाले थे, लेकिन वे सभी प्रेत थे जो अपना काम कर रहे थे। वे पहले इंसान थे जिनका एक उद्देश्य, इच्छाएं और सपने थे। अब उनमें कुछ भी नहीं बचा था। उन्हें ये समझने का भी समय नहीं मिला कि क्या हुआ था, क्योंकि बिजली का प्रहार इतना तेज था कि एडम की सजगता, जो उसकी कलाकृति द्वारा बढ़ाई गई थी, को भी काम करने का समय नहीं मिला। क्या बकवास है, तिरेना ने अपने साथियों के अवशेषों को देखते हुए कांपती हुई आवाज में कहा। उसकी सहायता के लिए आए सभी डार्क फैंटम में से लगभग 1/3 की मौत हो गई थी। हालांकि एडम की जगह खड़ा दस्ता पूरी तरह से मर गया। सुनहरा सुरक्षात्मक अवरोध गुंबद एक क्षण भी टिक न सका और सैकड़ों टुकड़ों में बिखर गया, जो धीरे धीरे चमकीली रोशनियों में बदल गए, जो मृत प्रेतों की आत्माएं प्रतीत हो रही थीं। तिरेना और एडम प्रत्यक्ष दुश्मन थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा तक नहीं, जबकि उनके बीच केवल कुछ मीटर की दूरी थी। उन्होंने सहज ही अपनी दृष्टि दूसरी ओर मोड़ ली और उस वीभत्स दृश्य को देखकर उनमें भय उत्पन्न हो गया। जो विशालकाय राक्षस इस घटना के लिए जिम्मेदार था, वह दूर जली हुई धरती और पिघले हुए नमक के बीच में खड़ा था। ये थंडर डेमन था। थंडर डेमन के निचले पैर बहुत बड़े थे, ऊपरी भुजाएं लंबी थीं, 4 उंगलियां पत्थर जैसी कीलों से ढकी हुई थीं। उसकी कोहनी और घुटनों पर ग्रेनाइट की कई परतें थीं, जो उसके पूरे शरीर में अतिरिक्त सुरक्षा और ऊर्जा के बेहतर वितरण के लिए थीं। एक लंबी, मोटी पूंछ इधर उधर हिल रही थी, कभी कभी जमीन से टकराकर हल्की सी सिहरन पैदा कर रही थी। राक्षस का पूरा शरीर कठोर कवच से ढका हुआ था, कई स्थानों पर नुकीले कांटे और ब्लेड जैसे धारदार कवच थे जो किसी भी हमले को नष्ट कर सकते थे, क्योंकि कवच कई परतों से बना था, जिनमें से प्रत्येक पिछली परत से थोड़ा पहले समाप्त हो जाता था, जिससे रेजर ब्लेड का प्रभाव पैदा होता था। थंडर डेमन के कंधे दर्जनों ऊर्जा क्रिस्टलों से ढके हुए थे जो राक्षस के शरीर से बाहर निकलते प्रतीत होते थे और उसके निजी शक्ति जनरेटर थे। राक्षस की छाती के बिल्कुल बीच में एक विशाल नीला गोला था, जिसमें से लगातार बिजली की अनियमित चमक निकल रही थी। वे थंडर डेमन के पूरे शरीर पर उसके कवच के बीच की तहों की रेखाओं के साथ फैल रही थीं। राक्षस का सिर लंबा था, जिसमें तीखी रेखाएं, पतली आंखें और सिर पर आगे की ओर 2 लंबे सींग थे। राक्षस के जबड़े थोड़े खुले हुए थे, जिससे उसके असंख्य क्रिस्टल दांत ऊर्जा से भरे हुए दिखाई दे रहे थे। नहीं, आखिर यह राक्षस यहाँ क्यों आया? तिरेना ने घबराकर कहा। एडम के विपरीत, वह समझती थी कि थंडर डेमन कितना भयानक था। एडम कांप उठा, उसे ये भी नहीं पता था कि उस राक्षस का नाम क्या था, लेकिन उसकी सारी सहज प्रवृत्ति उसे चिल्लाकर कह रही थी कि वह जितना संभव हो सके उतना दूर भाग जाए। लानत है, फ्रेड दूर से देखते हुए बुदबुदाया। सिल्वाना, वह क्या है? एडम बुदबुदाया। एडम, तुम्हें इस विसंगति क्लस्टर के अंदर हर प्रेत की तरह भागना होगा। सिल्वाना ने पूरी गंभीरता से कहा, जैसे एडम का जीवन उसके हर शब्द पर निर्भर करता हो। सिल्वाना ने आगे कहा, यह एसेंस थंडर डेमन है और यह संभवतः वह राक्षस था जिसने पिछले एनोमली क्लस्टर से आर्टिफैक्ट को अवशोषित किया था। जाहिर है, 6 पंखों वाला आयरन स्टिंगरे अभी अभी यहाँ आया था, लेकिन समय पर नहीं पहुँच पाया क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। इससे ये स्पष्ट होता है कि आयरन स्टिंगरे के पास अवशोषित एसेंस का खुला कोर क्यों नहीं था, क्योंकि उसके मामले में ये काफ़ी समय पहले हुआ था। एडम ने सिर हिलाया। मैं समझ गया। दूसरे शब्दों में, ये थंडर डेमन ही है जिसके पास मेरे लिए सही सार है, सही है? एडम ने पूछा और उसकी नज़र बदल गई, जो काफ़ी गहरी हो गई। तकनीकी रूप से वे दोनों उपयुक्त हैं क्योंकि वे दोनों बिजली की विशेषता के साथ सार प्रकार हैं, लेकिन हाँ, ये थंडर डेमन था जिसने हाल ही में यहाँ दिखाई देने वाली कलाकृति को अवशोषित किया था। हालांकि उस राक्षस से लड़ने के बारे में सोचना भी मत। सिल्वाना ने ठंडी आवाज़ में सख्ती से कहा। क्यों? यह मेरा मौका हो सकता है। एडम ने असहमति में अपना हाथ हिलाया। भले ही थंडर डेमन एक खतरनाक राक्षस था, लेकिन वह नॉर्थ कीपर से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकता था। एडम का सोचने का यही तरीका था। एडम, एसेंस थंडर डेमन पर्पल थ्रेट लेवल से दूसरा सबसे शक्तिशाली राक्षस है। सिल्वाना ने उसे होश में लाते हुए कहा। क्या? एडम ने बुदबुदाया, उसे अपनी बात पर विश्वास नहीं हुआ। हाँ, एसेंस थंडर डेमन को सूची में दूसरे स्थान पर रखा गया है। दूसरे शब्दों में, अगर नॉर्थ कीपर शीर्ष 4 में है तो थंडर डेमन शीर्ष 2 में है। सिल्वाना ने तुरंत जवाब दिया, भले ही आप अपने चरम पर हो,
मैं आपको इससे लड़ने नहीं दूंगी। ये बहुत खतरनाक है। क्रैकल। उसी समय थंडर डेमन पर कई हमले हुए जिनमें ज्वाला, पानी और पत्थर के प्रक्षेप्य शामिल थे। प्रेत एकजुट होकर इस शक्तिशाली राक्षस को मारने के लिए तैयार थे। थंडर डेमन ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, मानो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कमज़ोर लोग क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी थंडर डेमन की आंखें चमक उठीं और राक्षस जबरदस्त गति से निकटतम दस्ते की ओर दौड़ा। प्रेतों ने पीछे हटने की कोशिश की क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि उनका हमला विफल हो गया है। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि थंडर डेमन के बहुत करीब जाकर उससे नज़दीकी लड़ाई की जाए। हालांकि K1 फैंटम्स के लिए दूसरे सबसे खतरनाक राक्षस से भागना लगभग असंभव मिशन था। बाम। थंडर डेमन ने अपनी पूंछ को कई बार जमीन पर पटका जिससे वह हिलने लगी। कुछ झटकों के बाद हवा में बहुत सारी विद्युतीय चमक दिखाई दी जिससे फैंटम पर विनाशकारी बिजली गिरी जिससे उनमें से अधिकांश राख में बदल गए। एडम, तिराना और इस दुष्स्वप्न को देख रहे दर्जनों अन्य प्रेत कांप उठे, उनकी पीठ में ठंडक दौड़ गई और उनके दिलों में डर बढ़ने लगा। नहीं, दूर हो जाओ मुझसे। चले गए। बचे हुए फैंटम में से एक को घबराहट का दौरा पड़ा। वह खड़ा नहीं हो पा रहा था और उसने अपनी तलवार को अपने सामने लहराया, थंडर डेमन को डराने की कोशिश की। एक दयनीय और व्यर्थ प्रयास। थंडर डेमन आगे कूदा, उस आदमी को दोनों पंजों से पकड़ लिया और उसे ऊपर उठा लिया। फिर थंडर डेमन ने उस आदमी के शरीर को अलग अलग दिशाओं में घुमाना शुरू कर दिया, उसकी हड्डियां तोड़ दी और उसका मांस फाड़ दिया। आह! वह आदमी भयानक दर्द से चिल्ला रहा था जबकि एक दर्जन हड्डियों के टूटने की चरमराहट की आवाज गूंज रही थी, लेकिन थंडर डेमन रुकने वाला नहीं था। होश! एक त्वरित गति से थंडर डेमन ने उस आदमी के शरीर को दो टुकड़ों में फाड़ दिया और चतुराई से उन्हें ऊपर की ओर फेंक दिया। थंडर डेमन ने अपना सिर उठाया, अपना मुंह चौड़ा खोला और फैंटम के कटे हुए अंगों को हल्के नाश्ते की तरह निगल लिया। कांपना, कांपना, कांपना। फिर थंडर डेमन के बगल में कई विसंगतियां दिखाई दी। इस दौरान विद्युत निर्वहन ने उसे घेर लिया। कलाकृतियां जन्म लेने के लिए तैयार थीं और उन्हें संरक्षकों की आवश्यकता थी क्योंकि प्रेतों के अलावा राक्षस भी उनके लिए खतरा थे। इससे जमीन के नीचे से विशालकाय सेंटीपीड निकल आए जो मुख्य खतरे के रूप में थंडर डेमन पर भारी पड़ गए। यह अज्ञात था कि ये सेंटीपीड कितने शक्तिशाली थे, लेकिन इनमें से एक को मारने के लिए तिरेना के अधीनस्थों को अपने आधे सैनिकों का उपयोग करना पड़ा। संभवतः सैकड़ों लोगों की निगाहों के नीचे होने के कारण तथा ऑपरेटरों और सेना द्वारा एनईपी के माध्यम से सब कुछ देखने के कारण थंडर डेमन केवल थोड़ा मुस्कुराया और फिर ऊंची छलांग लगा दी। एक ही पल में थंडर डेमन उस सेंटीपीड के बराबर ऊंचाई पर पहुंच गया जो सबसे पहले जमीन से निकला था। थंडर डेमन ने बस पलटकर अपनी पूंछ को घुमाया जिससे विशालकाय राक्षस का सिर फट गया, जिसके मांस के टुकड़े दर्जनों मीटर दूर जाकर कुछ प्रेतों के पैरों पर गिरे। फैंटम्स की तरह राक्षस भी एक टीम के रूप में काम करने और एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहयोग करने में सक्षम थे। विभिन्न उपप्रजातियों के बीच ऐसा बहुत कम होता था, लेकिन राक्षस तब लड़ना पसंद नहीं करते थे जब उनके सामान्य शत्रु फैंटम युद्ध के मैदान में होते थे। हालांकि राक्षस मशीन या आत्माविहीन तंत्र नहीं थे, वे अधिकांशतः मांस और रक्त के प्राणी थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि राक्षसों में, यहाँ तक कि सबसे कमजोर राक्षसों में भी बुद्धि होती थी, और राक्षस जितना शक्तिशाली होता था उसकी बुद्धि उतनी ही अधिक होती थी। बेशक बुद्धि के कई उद्देश्य थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था दिमाग का होना और परिणामस्वरूप व्यक्तित्व का होना। इस प्रकार प्रेतों की तरह राक्षसों के बीच भी ऐसे लोग दिखाई दे सकते थे जिनका चरित्र, उनके कार्य अतार्किक, स्वार्थी और विनाशकारी थे। जाहिर है थंडर डेमन भी ऐसा ही एक राक्षस था। हालांकि उसके व्यवहार का कारण बहुत सरल था, वह दूसरों से ज्यादा ताकतवर था। डेमियन, या यहाँ तक कि ग्रहण के दौरान एडम के चेहरों पर वही खुशी भरी मुस्कुराहट थी जब उनके हमलों ने एक के बाद एक राक्षसों को मार डाला। ये दुर्लभ अनुभूति, युद्ध का आनंद जो सभी के लिए घातक था, किसी भी क्षण आकस्मिक गलती के कारण ऐसा हो सकता था, इसे केवल मजबूत लोग ही महसूस कर सकते थे। यदि कोई व्यक्ति कमजोर होगा तो प्रसन्नता के स्थान पर उसे उन लोगों के सामने केवल भय और विस्मय का अनुभव होगा जो इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। वोश! थंडर डेमन की आंखें चमक उठीं, उसके दांत चमक उठे और उसके गले से एक सघन ऊर्जा निकली जो शीघ्र ही एक लेजर में बदल गई। एक ही धड़कन में लेजर ने सेंटीपीड के शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया। जब भी लेजर जमीन या सेंटीपीड की कठोर सुरक्षात्मक प्लेटों को छूता था तो बिजली का एक विस्फोट होता था जिससे नीली लौ निकलती थी। लेजर की गति और थंडर डेमन के सिर की गति को देखते हुए बहुत जल्द ही सब कुछ विस्फोटों की आग में जल उठा। एक पल में लेजर एडम और तिरेना की ओर बढ़ गया। ऐसा नहीं था कि वे थंडर डेमन के निशाने पर थे, बस थंडर डेमन हर किसी और हर चीज पर हमला कर रहा था। इस राक्षस के पास कोई वरीयता नहीं थी, कम से कम अभी तक तो नहीं। एडम और तिरेना एक साथ जमीन पर गिरे, लेजर उनके ठीक ऊपर से गुजरा जिससे उनके पीछे कुछ मीटर की दूरी पर विस्फोट हुआ। एडम ने घुटन भरी सांस ली।
उसे एहसास हुआ कि एलिमेंटल रूट के साथ भी वह लेजर उसे 2 टुकड़ों में काट देगा। ऐसी शुद्ध विनाशकारी शक्ति के खिलाफ कुछ भी उसकी मदद नहीं करेगा। बूम! सबसे नजदीक हुए विस्फोटों में से एक ने एक शक्तिशाली आघात तरंग उत्पन्न की, जिसने घायल एस्टर और रोमियो को एक ओर फेंक दिया। एडम की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह तेजी से आगे बढ़ा, उन्हें पकड़ा और खंडहर की ओर भागा। चाहे उसका विरोधी कोई भी हो, सबसे पहले उसे उन लोगों की रक्षा करनी थी जो उसकी सहायता के लिए आए थे। एक दस्ता पहले ही मर चुका था और एडम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन अब उसके पास उनकी किस्मत बदलने की शक्ति थी। तिरेना ने एडम का पीछा करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन वह जल्द ही रुक गई और अपनी मुट्ठियों से अपने दांतों को कसकर भींच लिया। अरे, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है! तिरेना गुस्से में गुर्राई। उसे एहसास हुआ कि अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो वह शायद अपना मिशन पूरा नहीं कर पाएगी। इसके अलावा ओलेक्स कहाँ है? जब भी मुझे उसकी ज़रूरत होती है, वह हमेशा गायब हो जाता है। तिरेना ने मन ही मन कहा। जैसे ही उसकी नज़र स्वाभाविक रूप से खंडहरों की ओर गई, उसे लगा कि ओलेक्स उसी जगह पर हो सकता है जहां फ्रेड था। हालांकि ओलेक्स के बजाय तिरेना ने केवल काले धुएं के कण देखे जो धीरे धीरे ऊपर उठे और फिर बिखर गए तथा हमेशा के लिए गायब हो गए। तिरेना की निगाहें गहरी हो गईं और उसकी आंखें उदासी से भर गईं। ओह, मैं समझ गई, तिरेना ने बुदबुदाते हुए कहा। उसे एहसास हुआ कि वह ओलेक्स को फिर कभी नहीं देख पाएगी। तिरेना ने थोड़ा सिर हिलाया। अब उसके पास एडम और उसके दोस्तों से बदला लेने का एक और कारण था। शायद उसका बदला मिशन से कहीं ज्यादा बड़ा था। नल एडम रोमियो और एस्टर को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हुए खंडहरों पर चढ़ गया। सबसे पहले उसने देखा कि ओलेक्स पहले से ही मृत पड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अरे, क्या हुआ? फ्रेड ने चेहरे पर थका हुआ भाव दिखाते हुए हाथ हिलाया। हालात बहुत बुरे हैं, है न? एडम ने भौहें सिकोड़ते हुए थंडर डेमन को सेंटीपीड और अन्य असामान्य राक्षसों को चीरते हुए देखा। उसके लिए यह एक दावत थी, खूनी और असीम, क्योंकि कोई भी असामान्य राक्षस इस दुष्स्वप्न से अपनी असामान्यता की रक्षा नहीं कर सकता था। फ्रेड ने सिर हिलाया और उसकी नज़रें गंभीर हो गईं। वह पहले से ही जानता था कि एस्टर और रोमियो हार गए हैं, क्योंकि वह दूर से सब कुछ देख रहा था। हमें K3 फैंटम या शायद किसी और शक्तिशाली के यहाँ आने का इंतजार करना होगा। हमारी स्थिति में थंडर डेमन से निपटना लगभग असंभव है, फ्रेड ने गंभीरता से कहा। उसे एहसास हुआ कि सबसे अच्छी बात जो वे कर सकते थे वह था छिपना और इंतजार करना। एडम ने चारों ओर देखा। विसंगतियां दूर दूर तक फैल रही थीं और 3 मुख्य विसंगतियां घनी और अधिक शक्तिशाली होती जा रही थीं। फिर उसकी नज़र थंडर डेमन पर गई, जो अपनी ऊर्जा का उपयोग ऐसे कर रहा था जैसे उसके भंडार अंतहीन हो। अरे, जल्दी ही उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, है न? भले ही वह एसेंस टाइप का हो, लेकिन जिस तरह से वह अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करता है वह बहुत बेकार है। दूसरे राक्षसों के लिए एक लेज़र ही कई पूर्ण ऊर्जा भंडारों के बराबर होगा। एडम ने थंडर डेमन को गौर से देखते हुए पूछा। फ्रेड ने गहरी सांस लेते हुए अपना सिर हिलाया, जिससे एडम को एहसास हुआ कि उसकी धारणा कितनी भूली थी। ठीक है, एसेंस टाइप के साथ चीजें बिल्कुल भी सरल नहीं हैं, खासकर अगर विसंगतियों के समूह में एसेंस टाइप सही तत्व के साथ हो। बस देखो कि यह चलता फिरता पागलपन क्या कर सकता है। फ्रेड ने थंडर डेमन को अलग थलग आवाज में देखते हुए बुदबुदाया। कांपना, कांपना, कांपना। ऐसा लगता है कि भाग्य ने बातचीत को सुन लिया था और चीजों को उनके सबसे ज्वलंत रूप में देखने का अवसर प्रदान किया। हालांकि वास्तविक कारण यह था कि विसंगतियों को थंडर डेमन से खतरा महसूस हुआ और उन्होंने खुद का बचाव करने के लिए एक मजबूत राक्षस को बुलाया। जमीन से एक विशाल छाया उभरी जिसका आकार 5 मंजिला इमारत के बराबर था। उस जीव के कंधे चौड़े थे, धड़ बहुत बड़ा था और हाथ पैर लंबे थे। यदि यह राक्षस छोटा होता तो शायद ये क्राउन प्रकार का होता, लेकिन एक और चीज थी जो इसे मानवरूपी प्राणियों से अलग करती थी, 2 विशाल सिर। एडम के प्रश्न की प्रतीक्षा किए बिना सिल्वाना ने शीघ्रता से कहा, ये प्राइम 2 हेडेड डार्क टायरेंट है। आमतौर पर इस राक्षस को पर्पल थरेट लेवल में टॉप 10 के रूप में रेट किया जाता है, लेकिन ये देखते हुए कि यह एक असामान्य संस्करण है, मुझे लगता है कि यह टॉप 9 या टॉप 8 के आसपास है। बहुत कुछ स्थिति पर निर्भर करता है, शुद्ध शक्ति को सटीक रूप से निर्धारित करना काफी मुश्किल है, सिल्वाना ने समझाया। एडम ने सिर हिलाया। हाँ, मैं महसूस कर सकता हूँ कि उसकी आभा कितनी शक्तिशाली है, लेकिन थंडर डेमन रैंकिंग में बहुत ऊपर है न? एडम ने गले में कुछ अटकते हुए कहा, यह महसूस करते हुए कि डार्क टायरेंट थंडर डेमन के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। थंडर डेमन डार्क टायरेंट से कई गुना छोटा था, लेकिन वह अपने सामने मौजूद विशालकाय राक्षस से नहीं डरता था। वैसे भी उनकी ताकत बिल्कुल अलग स्तर पर थी। निश्चित रूप से यदि डार्क टायरान शीर्ष 8 में था, विसंगतियों से मिली मदद को ध्यान में रखते हुए, तो उनके बीच अंतर केवल 6 स्थान का था, ज्यादा नहीं, है ना?
खैर, शीर्ष 5 राक्षस शीर्ष 10 राक्षसों की तुलना में काफी अधिक शक्तिशाली थे और शीर्ष 3 राक्षस शीर्ष 10 राक्षसों के लिए अजेय प्राणी थे। यही कारण था कि डर या कम से कम गंभीरता के बजाय थंडर डेमन केवल अपने दांत चाट रहा था और उसके चेहरे पर एक शिकारी मुस्कान थी। डार्क टायरेंट का शरीर ठोस ग्रेनाइट कवच से ढका हुआ था जो किसी भी हमले का सामना करने के लिए बना हुआ प्रतीत होता था, यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली भी। उसके पूरे शरीर में घनी बिजली की ऊर्जा फैल गई जिससे वह सभी को नीचे देख सकता था, न केवल उसकी प्रभावशाली ऊंचाई और आकार के कारण बल्कि उसकी महान शक्ति के कारण भी। धीरे धीरे डार्क टायरेंट ने अपनी खुली हथेलियों से अपनी बाहें फैलाईं और उन्हें थंडर डेमन की ओर इशारा किया जो 30 मीटर दूर था। हालांकि डार्क टायरेंट के आकार को देखते हुए ये कई बड़े कदमों के बराबर था। डार्क टायरेंट के सामने एक विशाल विद्युत वलय दिखाई दिया जिसके अंदर 3 वृत्त थे, जिनमें से एक बड़ा था तथा मुख्य वलय के दोनों ओर 2 बहुत छोटे वृत्त थे। जाहिर है, डार्क टायरेंट एक शक्तिशाली हमले की तैयारी कर रहा था और थंडर डेमन को या तो चकमा देना चाहिए या फिर वैसा ही करना चाहिए, लेकिन वह बस अपने दुश्मन की हरकतों को दिलचस्पी से देख रहा था। ये सब उसके लिए मौज मस्ती और मनोरंजन था। लेकिन कभी कभी अहंकार और अति आत्मविश्वास सबसे ताकतवर और सबसे सक्षम व्यक्ति को भी गिरा सकता है। थंडर डेमन इस नियम का अपवाद नहीं था। कांपना, कांपना, कांपना। डार्क टायरेंट का पूरा शरीर चमक उठा और उसके दोनों सिरों ने अपना मुंह खोल दिया जिससे बिजली की ऊर्जा से भरे विशाल गोले बन गए। फिर कुछ सेकंड के बाद गोले बढ़ना बंद हो गए और अपनी पूरी शक्ति नीली बिजली की किरणों के रूप में बाहर की ओर छोड़ दी। वे 2 साइड सर्कल से टकराए, बड़े सर्कल में एक में विलीन हो गए, एक हथियार बन गए जो अगर चाहें तो पूरी पहाड़ी को नष्ट करने में सक्षम थे। उसी क्षण थंडर डेमन मुस्कुराया और अपना सिर ऊंचा उठाया, अपने लंबे सींगों को आकाश की ओर इशारा किया। उसकी इच्छा पर बिजली के बोल्ट उसके सींगों की ओर बढ़े, भले ही विसंगतियां इसके खिलाफ थीं, अपनी ऊर्जा खोना नहीं चाहती थीं। वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि थंडर डेमन की शक्ति बहुत महान थी। इसलिए थंडर डेमन ने अपने आसपास की विसंगतियों का इस्तेमाल करके अपने सींगों में बिजली की शक्ति भर दी। वह अपने सींगों में बिजली को ज्यादा देर तक नहीं रख सकता था, लेकिन उसे इसकी जरूरत भी नहीं थी। हुश! डार्क टायरेंट की किरण अपने लक्ष्य तक पहुंचने से ठीक 1 सेकंड पहले थंडर डेमन ने हमला कर दिया। उसके सींगों से निकली सारी ऊर्जा एक क्षण में बाहर आ गई, जिससे एक पतली, सघन लेजर बन गई, कुछ वैसी ही जैसी उसने सेंटीपीडों को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल की थी, लेकिन वह स्पष्ट रूप से अधिक चमकदार और तेज थी, जो एक ही लक्ष्य पर निशाना साध रही थी, जैसे कोई स्नाइपर शॉट हो, न कि फ्लेमेथ्रोवर से निकलने वाली धारा, लंबी लेकिन बहुत विनाशकारी नहीं। हवा की एक सीटी के साथ लेजर ने डार्क टायरेंट की किरण को पार कर लिया और उसे आसानी से नीली लौ की धाराओं में फैला दिया, जिसने एक पल में अपनी सारी शक्ति खो दी। फिर लेजर डार्क टायरेंट की छाती से टकराया और धीरे धीरे डार्क टायरेंट के कवच को जलाता हुआ निकल गया। यदि डार्क टायरेंट थोड़ा मजबूत होता या उसमें सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत होती तो शायद थंडर डेमन के हमले का इतना प्रभाव नहीं होता, लेकिन जल्द ही कवच लाल हो गया और पिघल गया। लेजर ने डार्क टायरेंट के कवच को भेद दिया और विशाल राक्षस के पूरे शरीर को लेजर से ऊर्जा को अवशोषित करने की कोशिश में तोड़ दिया। ये डार्क टायरेंट के लिए जिंदा रहने का आखिरी मौका था, उसे बस कुछ और सेकंड के लिए टिके रहना था। एडम ने इस दृश्य को ध्यान से देखा, अपनी नज़रें हटाने में असमर्थ, जैसे कि वह एक ऐसी लड़ाई देख रहा हो जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। उसने पहले कभी ऐसी शुद्ध विनाशकारी शक्ति और बर्बरता नहीं देखी थी, खासकर राक्षसों के बीच की लड़ाई में। कांपना, कांपना, कांपना। थंडर डेमन के लेजर के नीचे विस्फोट होने से पहले डार्क टायरेंट का शरीर कांप उठा। एक विशालकाय राक्षस जो 5 मंजिला इमारत से भी बड़ा नहीं था, एक कई गुना छोटे प्राणी के एक ही हमले से उड़ गया। कवच के टुकड़ों के साथ मांस के बड़े बड़े टुकड़े उड़कर किनारों की ओर चले गए, जिससे नमकीन भूमि काले रक्त से ढक गई, लेकिन जल्द ही वे भूल गए और हवा के प्रवाह के कारण सैकड़ों पहाड़ियों में से एक बन गए, जिन्होंने सावधानीपूर्वक उन्हें नमक की परतों से ढक दिया। बाम! डार्क टायरेंट का सिर एडम और फ्रेड से कुछ ही दूरी पर खंडहर में जा गिरा। वे एक राक्षस की बेजान शक्ल देख सकते थे जो ज्यादातर K1 फैंटम्स के लिए खतरा हो सकता था। अब ये सिर्फ पत्थर के कवच की एक परत के साथ तेजी से ठंडा हो रहा मांस का एक टुकड़ा था। फिर एडम ने पलटकर थंडर डेमन को देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस तरह के हमले के बाद थंडर डेमन अब सक्रिय रूप से लड़ने में सक्षम था। एडम की आंखें चमक उठीं और उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान उभर आई। ठीक है, अब मैं समझ गया कि तुम अजेय नहीं हो। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की भी अपनी कमजोरियां और सीमाएं होती हैं, है ना? एडम ने थंडर डेमन को घूरते हुए सोचा, जिसकी सांसें भारी और रुक रुक कर चल रही थीं। थंडर डेमन ने अपना सिर नीचे झुका लिया जैसे कि वह अपनी ताकत वापस पाने की कोशिश कर रहा हो। उस समय एडम के दिमाग में एक कार्य योजना उभरने लगी थी। वह जानता था कि अगर वह जीतना चाहता है तो उसे इस पल का फायदा उठाना होगा, लेकिन फ्रेड को ऐसा नहीं लगा। एडम, इसके बारे में सोचना भी मत।
तुम खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो, सिल्वाना ने सख्ती से कहा। एडम की मुस्कुराहट से उसे अंदाजा हो गया कि वह क्या करना चाहता था। क्या, क्यों? वह इस समय अधिकतम असुरक्षित स्थिति में है। एडम ने हाथ हिलाते हुए कहा, अगर मैंने भी उतनी ही ऊर्जा खर्च की होती जितनी वह करता है, तो मैं अब तक मम्मी बन चुका होता। उसकी सांस फूलना ही सबसे अच्छी बात है जिसकी हम उम्मीद कर सकते हैं। सिल्वाना ने सिर हिलाया। जरूर, तुम सही हो हर चीज़ के बारे में, लेकिन तुम बस कुछ समझ नहीं पा रहे हो। थंडर डेमन सिर्फ ताकतवर नहीं है, वह होशियार भी है। उसे एहसास है कि यह जगह अनंत ऊर्जा वाले एक निजी परमाणु रिएक्टर की तरह है। उसे बस एक नया यूरेनियम कैप्सूल खाना है और अपने भंडार को बहाल करना है। सिल्वाना ने अपनी बात जारी रखी, जबकि एडम ये समझने की कोशिश कर रहा था कि वह क्या कह रही है। उसका उदाहरण उसके लिए समझना काफ़ी मुश्किल था। अगर यूरेनियम से निकलने वाला विकिरण मनुष्यों के लिए विनाशकारी है, तो एक राक्षस के लिए ये केवल ऊर्जा का स्रोत होगा। ये सिर्फ एक उदाहरण है। विभिन्न राक्षसों में विकिरण के प्रति अलग अलग प्रतिरोध होता है, लेकिन आप जल्द ही समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बस देखते रहिए, सिल्वाना ने शांति से कहा, जैसे कि उसे पता था कि थंडर डेमन क्या करने वाला है। लेकिन सिल्वाना अकेली नहीं थी। फ्रेड थंडर डेमन को घूर रहा था, कुछ भी करने का इरादा नहीं कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि यह बेकार है। होश, कुछ और सांसें लेते हुए थंडर डेमन भाग गया, लेकिन प्रेत या राक्षसों की ओर नहीं। नहीं, वह लड़ाई से एक छोटा ब्रेक ले रहा था। उसके पास एक और खूनी उत्पात से ज्यादा महत्वपूर्ण काम था। जब थंडर डेमन दर्जनों विसंगतियों में से एक के पास रुका तो एडम की आंखें चौड़ी हो गईं। ये 3 मुख्य विसंगतियों में से एक नहीं था, क्योंकि यहाँ केवल एक शून्य दुर्लभता स्तर की कलाकृति थी। स्वाभाविक रूप से एक बिजली विशेषता के साथ ये कलाकृति एक गोल पत्थर की तरह दिखती थी, जिसके बाहर की ओर कई नीले क्रिस्टल दिखाई दे रहे थे तथा कभी कभी उनसे विद्युत की धारा निकल रही थी। थंडर डेमन ने कलाकृति को हथियाने से पहले अपनी निगाहों में स्पष्ट प्रत्याशा के साथ अपने दांत चाटे। कांपना, कांपना, कांपना। कलाकृति कांप उठी, अपने घर को छोड़ने को तैयार नहीं थी। दर्जनों भारी बिजली जंजीरों की तरह कलाकृति को जमीन पर रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन थंडर डेमन हार मानने वाला नहीं था। होश, थंडर डेमन ने तेज गति से उस कलाकृति को जमीन से उखाड़ लिया। उसे भूख से देखा, जैसे कि वह कोई स्वादिष्ट व्यंजन हो, और अपना मुंह खोलकर उसे खा गया। एक जोरदार आवाज हुई, जबकि थंडर डेमन के दांतों ने कलाकृति को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया और फिर उसे पूरा निगल लिया। तभी वज्रदानव की आंखें चमक उठीं और उसके शरीर से बिजली निकलकर चारों दिशाओं में फैल गई। प्रत्येक प्रकार की अपनी विशेषताएं होती थीं, और एसेंस 1 कोई अपवाद नहीं थे। इसके विपरीत कुछ स्थितियों में वे सभी प्रकारों में सबसे खतरनाक बन सकते थे, और अभी दर्जनों फैंटम को अपनी आंखों से इसका कारण देखने का अवसर मिला था। थंडर डेमन न केवल अपने हमलों को बढ़ाने के लिए बिजली विसंगतियों का उपयोग करने में सक्षम था, उसके लिए अपने ऊर्जा भंडार को बहाल करने के लिए एक कलाकृति को खाना कोई समस्या नहीं थी। हाँ, बस ऐसे ही। क्रैकल, क्रैकल, क्रैकल। थंडर डेमन के शरीर से निकलने वाले विद्युत डिस्चार्ज ने नमक की भूमि पर काले धब्बे छोड़े, जब तक कि वे धीरे धीरे बंद नहीं हो गए। यह एक अधिशेष था जिसकी थंडर डेमन को जरूरत नहीं थी। ठीक है, मुझे लगता है कि अब आपको एहसास हो गया होगा कि जब उसकी सांस फूल रही हो तो उस पर हमला करना पूरी तरह से बेवकूफ़ी और बेकार होगा। फ्रेड ने शांत दृष्टि से थंडर डेमन की ओर देखते हुए कहा। एडम ने गला साफ किया, लेकिन क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह अजेय है? जब तक विसंगतियां यहाँ हैं, वह निश्चित काल तक लड़ सकता है और थकेगा नहीं। एडम ने अविश्वास में अपना हाथ हिलाया। फ्रेड ने बस कंधे उचका दिए। ये बात उसे पहले से ही स्पष्ट थी। एडम के विपरीत उसने पहले भी एसेंस टाइप से लड़ाई की थी। बेशक ये थंडर डेमन जितना खतरनाक नहीं था, लेकिन उनकी क्षमताएं एक जैसी थीं। हाँ, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। थंडर डेमन की ऊर्जा और क्षमताओं की इस स्थिति में वास्तव में कोई सीमा नहीं है। हालांकि आपको ये समझना चाहिए कि ऊर्जा एक चीज़ है और शारीरिक सहनशक्ति दूसरी चीज़ है। सिल्वाना ने हल्की आह भरते हुए समझाया। एडम ने भौहें सिकोड़ीं। फिर भी मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और उसकी सहनशक्ति खत्म होने से पहले ही मर जाऊंगा। मुझे लगता है कि हमारे पास मदद के लिए इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, एडम ने गंभीर भाव से कहा। सिल्वाना ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, लेकिन वह संतुष्ट होकर मुस्कुराए। उसे खुशी थी कि एडम ने सुरक्षित विकल्प चुना था और वह अपनी जान को फिर से खतरे में नहीं डालेगा। हालांकि एडम अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने अपने लिए यह निर्णय लिया था। सभी फैंटम जहां भी संभव हो छिप गए। तिरेना का दस्ता भी अपवाद नहीं था। कोई भी थंडर डेमन से लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि यहां से भागना अभी भी एक समस्या थी। बेशक एक साथ मिलकर काम करने से फैंटम अपने आसपास की विसंगतियों से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन इसके लिए टीमवर्क और सबसे महत्वपूर्ण बात समय की आवश्यकता होगी। निश्चित रूप से थंडर डेमन ऐसा होने नहीं देगा।
विसंगतियां प्रेतों की तरह छिप नहीं सकती थीं, लेकिन 3 मुख्य विसंगतियां इतनी शक्तिशाली थीं कि यदि थंडर डेमन उनकी कलाकृतियों को अवशोषित करना चाहे तो वे उसका प्रतिरोध कर सकती थीं। हालांकि थंडर डेमन ऐसा दोबारा तभी करेगा जब उसे भारी मात्रा में ऊर्जा खर्च करनी पड़े। इस प्रकार, यद्यपि आयरन बीकन के पास एक छोटे से क्षेत्र में दर्जनों प्रेत और सैकड़ों असामान्य राक्षस कैद थे, फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा था। थंडर डेमन 3 विसंगतियों से बने इस घातक त्रिकोण के केंद्र में अकेला खड़ा था और हैरान होकर इधर उधर देख रहा था। अजीब बात यह है कि संभावित प्रतिद्वंद्वियों की संख्या तब कोई मायने नहीं रखती जब उनमें कोई योग्य प्रतिद्वंद्वी ही न हो। खैर, यह थंडर डेमन था जो यहाँ सबसे बुरा था। उसने अपेक्षाकृत हाल ही में एक शक्तिशाली कलाकृति को अवशोषित किया था और एक सार प्रकार बन गया था। उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे यहाँ तक पहुँचाया था क्योंकि उसे लगा कि वह यहाँ अपनी सभी नई शक्तियों का उपयोग कर सकता है। बेशक, उसने पहले ही कई विनाशकारी हमले किए थे और कई प्रेतों और राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन यह वह नहीं था जो वह चाहता था। एक तेज धार वाली तलवार को मांस और रक्त को काटना और छीलना पड़ता है, अन्यथा वह जंग खा जाती और अपना उद्देश्य खो देती। सच है, थंडर डेमन कमजोर नहीं होगा यदि उसे अब कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं मिलता, लेकिन उसकी इच्छा बहुत अधिक थी, इतनी अधिक कि वह हताश उपायों के लिए तैयार था। कदम कदम कदम। थंडर डेमन अपने शक्तिशाली कदमों के साथ क्षेत्र के केंद्र में खड़ा था, चारों ओर देखा जैसे कि आखिरी उम्मीद के साथ और अपना सिर उठाया। वह अपना समय ले सकता था और छिपे हुए सभी लोगों को ढूंढ सकता था, लेकिन क्या यह एक योग्य लड़ाई होगी? बिल्कुल नहीं। वह क्या कर रहा है? नमक की पहाड़ी के पीछे बैठी तिरेना ने बड़बड़ाते हुए कहा, और ध्यान से देख रही थी कि थंडर डेमन अपना जबड़ा कैसे चौड़ा कर रहा है। थंडर डेमन की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। रुआ! तभी उसके गले की गहराई से एक भयानक दहाड़ निकली, जो सैकड़ों या हजारों मीटर दूर तक फैल गई। थंडर डेमन के सबसे नज़दीकी प्रेतों के कान के पर्दे फट गए, उनके कानों से खून बहने लगा और उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए। क्या वह किसी को बुला रहा है? एडम ने चारों ओर देखते हुए सुझाव दिया, लेकिन किसे? फ्रेड को यह एहसास हुआ कि स्थिति और भी बदतर हो गई है, इसलिए उसने गहरी भौहें सिकुड़ीं। कोई इतना शक्तिशाली व्यक्ति जो उससे लड़ सके। खैर, अब सब किस्मत पर निर्भर है। उम्मीद है कि कोई थंडर डेमन से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होगा, नहीं तो हम अभी से वसीयत लिखना शुरू कर सकते हैं। फ्रेड ने अपने होंठ तब तक काटे जब तक कि वह खून से लथपथ नहीं हो गया। उसके चेहरे पर एक बड़ा सा भाव था। एडम ने थंडर डेमन को घूरते हुए थोड़ा खोए हुए स्वर में फुसफुसाया, थंडर डेमन से भी ज़्यादा ताकतवर। रुको, परिस्थितियों को देखते हुए ये केवल एक ही प्राणी हो सकता है। क्या हम वाकई इतने बदकिस्मत होंगे? एडम की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसे एहसास हुआ कि उनके लिए क्या इंतजार कर रहा है। हुश! अजीब बात यह है कि थंडर डेमन की पुकार पर किसी ने प्रतिक्रिया दी। किसी तरह का प्राणी विसंगतियों के समूह की ओर तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन जमीन पर नहीं बल्कि हवा में, अपने 2 विशाल पंखों का इस्तेमाल करते हुए। हालांकि थंडर डेमन खुश हो सकता था क्योंकि इस प्राणी के साथ कई दर्जन अन्य प्राणी भी आए थे, जो अपने नेता जितने शक्तिशाली तो नहीं थे, लेकिन काफी सक्षम थे। थंडर डेमन के उत्तर दिशा की ओर मुड़ते ही हवा की एक बेतरतीब धारा उस तक पहुंची। कुछ सेकंड के बाद उसने शक्तिशाली आभा महसूस की और थोड़ी देर और इंतजार करने के बाद उसने आखिरकार पहली छाया देखी जो विशेष रूप से तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। स्वाभाविक रूप से सभी प्रेत और यहाँ तक कि राक्षस भी एक ही दिशा में देख रहे थे। होश! छाया विसंगतियों की बिजली की बाधा के सामने रुक गई, जिससे हर किसी को इसे ठीक से देखने का मौका मिला। वह एक लंबी लड़की थी जिसकी त्वचा गोरी थी, बाल बर्फ की तरह सफ़ेद थे, तथा उसकी आंखें बैंगनी थीं और 2 पुतलियां थीं जो समय समय पर हिलती रहती थीं। लड़की के स्तन नहीं थे, केवल एक सपाट धड़ था जिसमें उसकी छाती की प्लेट द्वारा बनाई गई एक गहरी त्रिकोणीय गर्दन थी, जिसके किनारों को लड़की के मांस में स्टील की कीलों से ठोंका गया था। कोई खून नहीं था क्योंकि उसकी त्वचा की ऊपरी परत सख्त जैद से बनी थी, जो बेहतरीन सुरक्षा प्रदान करती थी। लड़की की कोहनी तक की बाहें नंगी थीं, फिर तेज किनारों और नुकीली उंगलियों वाले ऊंचे दस्ताने शुरू हुए। लड़की की पीठ से 2 परी जैसे सफ़ेद पंख निकले थे, जो बाकी प्राणियों पर उसकी श्रेष्ठता को दर्शाते थे। उसके सिर पर एक चांदी का मुकुट था, जो आंशिक रूप से उसके बालों के गुच्छों से छिपा हुआ था। लड़की का निचला शरीर उसे क्राउन टाइप से अलग करता था, क्योंकि उसके पैर नहीं थे, बल्कि उसने युद्ध राजकुमारी की तरह एक चौड़ी लोहे की पोशाक पहन रखी थी, जिसके नीचे से एक नर्म और कोमल सफ़ेद रोशनी निकल रही थी, जिसके कण मासूम बर्फ के टुकड़ों की तरह नीचे गिर रहे थे। इस असामान्य राक्षस का हथियार एक विशाल 2 हाथ वाली तलवार थी, जिसके दोनों ओर बर्फ सफ़ेद धारदार ब्लेड और लंबी मूठ थी। होश! जल्द ही लड़की के पीछे कुछ और राक्षस दिखाई दिए। वे थोड़े छोटे थे, उतने सुंदर और सुरुचिपूर्ण नहीं थे, और उनके पंख भूरे और गंदे थे। उनके पास एक हाथ वाले हथियार और ढाल थे, लेकिन वे सभी दूर से उन लड़कियों की तरह दिख रही थीं, जिनके पास अपने नेता की तरह अविश्वसनीय बनने का मौका था।
उनका नेता विजेता जेड लेडी था, जो सभी बैंगनी खतरा स्तर राक्षसों में शीर्ष 3 था। कभी कभी, हालांकि बहुत कम ही, राक्षस कुछ हिस्सों में मनुष्यों से भी बेहतर दिखते हैं। विजेता जेड लेडी उन राक्षसों में से एक थी, लेकिन अन्य जेड लेडीज बुरे प्राणी नहीं थीं और मनुष्यों की तरह दिखती थी जब तक कि कोई उनकी आंखों में न देखे और कमर से ऊपर न देखे। हालांकि कोई यह कभी नहीं भूल सकता कि जेड लेडी एक राक्षस थी। उसकी दोहरी पुतलियां, पंख और पैरों की कमी स्पष्ट प्रमाण थे। इसके अलावा मनुष्यों की त्वचा कागज की शीट जितनी सफ़ेद नहीं हो सकती। विजेता टाइप, एडम ने जेड लेडी को घूरते हुए कहा। वह उससे अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी खूबसूरती मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। उसका बेहतरीन चेहरा ही काफ़ी था। हाँ, वह नॉर्थ कीपर के ठीक बाद आती है जिसे आपने ग्रहण के दौरान हराया था। थंडर डेमन के विपरीत, विजेता जेड लेडी आमतौर पर केवल रात में दिखाई देती है, लेकिन ऐसा लगता है कि थंडर डेमन की दहाड़ ने उसे अपनी नींद से तोड़कर यहाँ आने के लिए मजबूर कर दिया। सिल्वाना ने शांति से कहा। फिर उसने आगे कहा, नियमित जेड लेडीज को दिन के समय देखा जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लेडीज अपने नेता के लिए आई हैं। एडम ने सिर हिलाया। हाँ, मैं समझता हूँ। वह विजेता एक है, इसलिए अधीनस्थों के बिना वह अन्य सभी प्रकारों की तुलना में कमज़ोर होगी। अगर वह इतनी मजबूत है तो इसका मतलब है कि वह ये समझने के लिए पर्याप्त समझदार है कि थंडर डेमन एक प्रतिद्वंद्वी नहीं है जिस पर वह अकेले हमला कर सकती है। एडम ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, जेड लेडी को ध्यान से घूरते हुए, जिसने उसके सामने अपनी विशाल तलवार उठाई। फ्रेड ने राहत की सांस ली। थंडर डेमन की दहाड़ पर कौन आ सकता था? इस बारे में सभी विकल्पों में से जेड लेडी सबसे अच्छी थी, क्योंकि उनकी लड़ाई लंबी होने वाली थी। फैंटम्स के लिए मदद के लिए इंतजार करने के लिए बस इतना ही समय था। खैर, ऐसा लगता है कि इस बार किस्मत हमारे पक्ष में है। हालांकि मुझे ये कहने का अधिकार नहीं है, ये देखते हुए कि थंडर डेमन ने पहले ही कितने लोगों को मार डाला है। फ्रेड ने एक उदास नज़र के साथ कहा। कांपना, कांपना, कांपना। जेड लेडी की बर्फ सी सफ़ेद तलवार कांप उठी, स्वर्ग के दूत की तरह प्रकाश की शक्ति से भर गई। फिर उसने तलवार को अपने सिर के ऊपर उठाया और अचानक नीचे गिरा दिया। उसी क्षण प्रकाश की चिकनी धार ने उसके रास्ते में अवरोध पैदा करने वाली सैकड़ों बिजली की बोल्टों को काट डाला, केवल एक ही उद्देश्य से, ताकि जेड लेडी अपने अधीनस्थों के साथ युद्ध के मैदान में चल सके। जेड लेडी के पंख गतिमान हो गए और वह शीघ्र ही अखाड़े में पहुंच गई। थंडर डेमन के मुंह के कोने ऊपर उठ गए और उसने अपना सिर झुकाया। एक ही पल में वह जेड लेडी के ठीक सामने आ गया। जेड लेडी की आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी चारों बैंगनी पुतलियां उसके सामने खड़े भयानक प्रतिद्वंद्वी पर केंद्रित हो गईं। हालांकि थंडर डेमन के पास पंख नहीं थे, लेकिन उसके शक्तिशाली पैर दर्जनों मीटर ऊपर कूदने के लिए पर्याप्त मजबूत थे। थंडर डेमन ने अपनी आंखों में स्पष्ट प्रसन्नता के साथ अपना जबड़ा थोड़ा सा खोला, जिससे उसके दांत बिजली की ऊर्जा से भरे हुए दिखाई दिए, और फिर उसका पंजा जेड लेडी के चेहरे पर पड़ा और उसने उसके सिर को कसकर पकड़ लिया। हुश! अचानक एक हरकत के साथ थंडर डेमन ने जेड लेडी को नीचे फेंक दिया, जिसका उद्देश्य पहले उसे नुकसान पहुंचाना था। हालांकि जेड लेडी थंडर डेमन को इतनी आसानी से पहल करने और उनकी लड़ाई पर हावी होने नहीं देने वाली थी। उसने अपने पंख चौड़े कर लिए, जिससे उसकी गिरने की गति काफ़ी धीमी हो गई। अरे, हालांकि उसने अभी तक अपनी टाइप की क्षमताओं का उपयोग नहीं किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार थंडर डेमन के लिए यह बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। एडम ने सुझाव दिया, ये देखते हुए कि जेड लेडी का गिरना धीरे धीरे होता जा रहा था। फ्रेड ने चेहरे पर संदेहपूर्ण भाव लिए दूसरी ओर देखा। हाँ, सिवाय, क्या हमने देखा है कि थंडर डेमन क्या कर सकता है? बिल्कुल नहीं, वह कमीना अभी तक एक बार भी गंभीर नहीं हुआ है। मानो अपने शब्दों को सिद्ध करने के लिए थंडर डेमन ने अहंकारपूर्वक अपना सिर उठाया और तेजी से घूमकर नीचे की ओर गिरने लगा। फिर जेड लेडी के स्तर पर पहुंचने पर थंडर डेमन पूरी गति से अचानक रुक गया और अपनी पूंछ जेड लेडी के पेट पर गिरा दी। क्षतिग्रस्त जेड परत से तेज आवाज आए और जेड लेडी की आंखें दर्द से चौड़ी हो गईं। एक विस्तृत वायु वलय के आकार की एक आघात तरंग ने जेड लेडी को इतनी तीव्र गति से जमीन में गिरा दिया कि उससे निकलने वाली नमक की लहरें विस्फोट की तरह नीचे गिरने लगीं। हे भगवान! एडम ने अविश्वास में बड़बड़ाते हुए कहा। उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण सेंटीपीड या डार्क टायरेंट नहीं था, ये तो जेड लेडी थी, टॉप 3। वह थंडर डेमन से थोड़ी ही कमज़ोर थी। हालांकि अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि विजेता प्रकार अपनी शारीरिक या ऊर्जा शक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपने अधीनस्थों के लिए जाने जाते थे। होश! जेड लेडी की तलवार पुनः चमक उठी जब उसने अपनी विशाल तलवार को कई बार घुमाया तथा थंडर डेमन पर ब्लेडों की बौछार कर दी। थंडर डेमन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, जमीन पर गिरा और प्रत्येक ब्लेड को पूरी तरह से चकमा देते हुए एक तरफ उछल गया। ये पहली बार था जब थंडर डेमन ने किसी हमले को रोकने का फैसला नहीं किया, जिसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था, जेड लेडी उसे घायल कर सकती थी। थंडर डेमन ने इसे सहज स्तर पर महसूस किया।
फिर जेड लेडी ने अपनी हथेली अपनी छाती पर रखी, अपनी तलवार थंडर डेमन की ओर तान दी और उसके बर्फ जैसे सफ़ेद बाल ऊपर की ओर उठ गए। उसकी तलवार की नोक से एक सुनहरी चिंगारी निकली जो तुरंत थंडर डेमन की छाती पर प्रकट हुई। थंडर डेमन ने नीचे देखा और अपने तीखे पंजों से अपनी छाती को खरोंचते हुए निशान मिटाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। अभी अभी जेड लेडी ने उसे अपने अधीनस्थों के लिए एक लक्ष्य के रूप में चिन्हित किया था और यह निशान केवल एक शर्त पर गायब हो सकता था, जब उनमें से एक की मृत्यु हो जाती। होश! तुरंत ही दर्जनों महिलाएं आगे बढ़ीं और थंडर डेमन पर अपनी तलवारें तानने लगीं। उनके शरीर अब सुनहरे रंग की चमक से ढंके हुए थे, जिससे वे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई थीं। हालांकि विजेता जेड लेडी के संवर्धन में एक छिपी हुई क्षमता थी जिसके बारे में थंडर डेमन को अभी तक पता नहीं था। कुछ ही सेकंड बाद दर्जनों राक्षसों ने थंडर डेमन को घेर लिया और उसे आत्मरक्षा के लिए मजबूर होना पड़ा। जब जेड लेडी और उसके अधीनस्थ थंडर डेमन के खिलाफ लड़ रहे थे, तब कोई काफी शक्तिशाली व्यक्ति पहले ही आयरन बीकन तक पहुंच चुका था। छोटे काले बाल और गहरे नीले रंग का कोट पहने एक आदमी के लिए कुछ छलांगें ही काफी थीं ताकि वह चोटी पर चढ़ सके। उसका शरीर और कपड़े खून से लथपथ थे, लेकिन वह पहले ही सूख चुका था और उस खून का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही उसका था। अरे, मुझे यहाँ तक पहुँचने में जितना सोचा था उससे ज्यादा समय लग गया। खैर, अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है। प्रागो ने आगे देखते हुए गहरी सांस ली। आयरन बीकन से विसंगतियों के समूह का सबसे अच्छा दृश्य दिखाई देता था, जहां से प्रागो सब कुछ विस्तार से देख सकता था। क्या बकवास है! क्या मैं सपना देख रहा हूं? प्रागो ने अविश्वास में बड़बड़ाते हुए थंडर डेमन को भूरे पंखों वाली महिलाओं को फाड़ते हुए देखा। हाँ, तुमने सही कहा। ये सब डार्क फैंटम्स के आगमन से शुरू हुआ। वे एडम को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसा कि तुम देख सकते हो, तुम्हारे मूल उद्देश्य से बहुत कुछ बदल गया है। लड़की, प्रागो की ऑपरेटर ने समझाया। प्रागो ने थंडर डेमन, विजेता जेड लेडी पर नजर डाली और फिर उसकी नज़र नमक की पहाड़ी के पीछे छिपी तिरेना पर चली गई। कुछ सेकंड के बाद प्रागो खंडहर की ओर मुड़ा जहां एडम, फ्रेड और रोमियो के साथ घायल एस्टर रह रहे थे। प्रागो ने भारी भौहें से कुढ़ी और सचमुच अपनी निगाहों से एडम को जला रहा था। वह क्यों छुप रहा है? क्या मुझे उससे ये पूछना चाहिए? मैं उसके चैनल तक पहुँच का अनुरोध कर सकती हूँ? लड़की ने पूछा। नहीं एडलिया, ऐसा करने की हिम्मत मत करना। मैं खुद ही पता लगा लूँगा। इसके अलावा ऐसा लगता है कि मेरे पास करने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम हैं। प्रागो ने पूर्व की ओर देखने से पहले सख्ती से कहा। एक काली डिस्क तेजी से विसंगतियों के समूह की ओर बढ़ रही थी, जो थंडर डेमन के आह्वान तथा लड़ने के उसके निमंत्रण का उत्तर देने वाला एक और राक्षस था। गोलाकार प्राणी तेजी से विसंगतियों के समूह की ओर बढ़ रहा था और कुछ सबसे मजबूत बैंगनी खतरा स्तर के राक्षसों के बीच महान लड़ाई में शामिल होने वाला था। यह जेड लेडी जितना तेज नहीं था, लेकिन आधा मिनट और लगता और यह जीव अपनी जगह पर आ जाता। असल में यह कोई डिस्क या गोल भी नहीं था, ये सिर्फ एक राक्षस था जो उस आकार में मुड़ सकता था क्योंकि यह एक ओब्सीडियन आर्मडिलो था। हालांकि एक नियमित आर्मडिलो से अंतर महत्वपूर्ण थे, क्योंकि ओब्सीडियन आर्मडिलो एक शीर्ष 5 राक्षस था। हाँ, यह थंडर डेमन और जेड लेडी की तुलना में प्रभावशाली नहीं था, लेकिन ओब्सीडियन आर्मडिलो अपनी गति, क्षमताओं और विशेष रूप से अपनी रक्षा से आश्चर्यचकित हो सकता है। ओब्सीडियन आर्माडिलो के शरीर का बाहरी हिस्सा, जिसमें उसकी पीठ, सिर, पूंछ और पंजे शामिल हैं, काले क्रिस्टल से ढका हुआ था जो तीखे और अविश्वसनीय रूप से मजबूत थे। क्रिस्टल इतने कसकर पैक किए गए थे कि एक पतली ब्लेड भी उनके बीच से नहीं गुजर सकती थी। हुश! ओब्सीडियन आर्मडिलो ने ऊंची छलांग लगाई और सैकड़ों बिजली के बोल्टों से बने घने अवरोध से टकराया। जेड लेडी को थोड़ी देर के लिए अंतर बनाने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन ओब्सीडियन आर्मडिलो के लिए यह बहुत आसान था। बिजली के बोल्ट ओब्सीडियन आर्मडिलो पर अपनी पूरी ताकत से हमला करते हैं और वे कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। ठीक इसी तरह ओब्सीडियन आर्मडिलो को उस हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ, जिससे जेड लेडी सावधान थी। ये समझना महत्वपूर्ण था कि यह एक प्राइम टाइप था, अन्यथा ये शीर्ष 5 में नहीं होता, बल्कि रैंकिंग में बहुत नीचे होता। ओब्सीडियन आर्माडिलो सैन्य की तुलना में शांत राक्षस थे, वे शायद ही कभी लड़ते थे और जीवन के लिए एक ही साथी चुनते थे। इन और कई अन्य कारकों पर विचार करने पर इसका मतलब यह था कि ओब्सीडियन आर्माडिलोस में प्राइम प्रकार दुर्लभ थे, क्योंकि उनमें से लगभग सभी ताकत में लगभग बराबर थे और प्राइम 1 को अपनी प्रजातियों में से सबसे मजबूत में से एक होना चाहिए था। हालांकि जब ओब्सीडियन आर्माडिलोस के बीच एक प्राइम टाइप दिखाई दिया तो यह इतना मजबूत था कि इसे शीर्ष 5 के रूप में दर्जा दिया गया था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। रक्षा के संदर्भ में ओब्सीडियन आर्मडिलोस संभवतः सभी पर्पल थ्रेट लेवल राक्षसों में सर्वश्रेष्ठ थे। इसके अलावा उनके पास एक अनोखी क्षमता थी जो उन्हें कठिन परिस्थितियों का अपने लाभ के लिए उपयोग करने की अनुमति देती थी। कांपना, कांपना, कांपना।
जैसे ही ऑब्सीडियन आर्माडिलो रुका, वह अपने विशाल पंजों पर खड़ा हो गया और अपनी पूंछ से अपने शरीर का संतुलन नियंत्रित करने लगा। क्रिस्टल हिलने लगे। सामान्य आर्मडिलोस के विपरीत उसका पेट कमजोर बिंदु नहीं था। उसका पेट उसके जबड़े, नाक और आंखों को छोड़कर शरीर के किसी भी हिस्से की तरह लोचदार सुरक्षात्मक प्लेटों से ढका हुआ था। ऑब्सीडियन आर्मडिलो के दो नुकीले कान, एक छोटा लेकिन शक्तिशाली जबड़ा जिसमें कई पंक्तियों में दांत थे, और एक लंबी, नुकीली जीभ थी। उसकी सारी प्रवृत्तियां उच्चतम स्तर पर थीं, क्योंकि उनका अस्तित्व उसी पर निर्भर था। ऑब्सीडियन आर्मडिलो ने थंडर डेमन और ज़ेड लेडी को घूरते हुए इधर उधर देखा। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, जिससे वह लड़ाई को करीब से देख पा रहा था। कुछ देर तक ऑब्सीडियन आर्मडिलो ने दो सबसे मजबूत प्राणियों की लड़ाई देखी, और वह लंबे समय से ऐसा करने के लिए तैयार लग रहा था, लेकिन जल्द ही उसके कानों की युक्तियां कांपने लगीं। एक ही पल में ऑब्सीडियन आर्माडिलो एक गेंद के आकार में सिमट गया और उसी स्थान पर स्थिर रहा। कांपना, कांपना, कांपना। परशु की तीखी धार काले क्रिस्टलों पर गिरी, जिससे राक्षस के पूरे शरीर में कंपन पैदा हो गया, जो तेजी से जमीन तक पहुंच गया। प्रागो ने भौहें सिकोड़ीं। हालांकि वह K2 फैंटम था, लेकिन वह इतना मजबूत नहीं था कि अपने नेक्सस के एक साधारण हमले से पर्पल थ्रेट लेवल के सबसे सुरक्षित राक्षस को मार सके। ऑब्सीडियन आर्माडिलो कांप उठा, फिर तेजी से घूमने लगा, आगे की ओर बढ़ने लगा। वह किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ने को तैयार नहीं था जो ताकत में उससे एक स्तर अधिक था। चलो, समस्या यह है, प्रागो ने नाराजगी भरे चेहरे के साथ कहा और उसने हाल्बर्ट को अपने कंधे पर रख लिया। क्रैक, क्रैक, क्रैक। कई असामान्य राक्षस भूमिगत से उभरे और तेजी से प्रागो की ओर बढ़ रहे थे। अगर उन्हें विसंगतियों के लिए एक भी खतरे से छुटकारा पाने का मौका मिले तो उन्हें ऐसा करना चाहिए। राक्षसों के लिए प्रागो सही लक्ष्य प्रतीत हो रहा था, क्योंकि उसकी आभा कमजोर थी और उसमें से खून की तेज गंध आ रही थी, जो ये दर्शाता था कि वह बुरी तरह से घायल और थका हुआ था। प्रागो ने पीछे मुड़कर राक्षसों को भ्रमित चेहरे से देखा। राक्षस रुक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि प्रागो उन्हें इतनी आसानी से नोटिस कर लेगा। सचमुच, प्रागो ने उलझन में भौहें उठाईं। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम इतने मूर्ख हो सकते हो। मनुष्यों के विपरीत तुम बुद्धि से ज्यादा सहज ज्ञान पर भरोसा करते हो। फिर क्यों? प्रागो ने अपना सिर झुकाया और नीचे देखा तो उसका खून से लथपथ शरीर दिखाई दिया। मैं समझ गया, प्रागो ने गहरी निगाह से कहा। खैर, तुम भाग्यशाली हो कि मेरे पास तुमसे लड़ने का समय नहीं है। प्रागो खंडहर की ओर मुड़ा और गहरी सांस लेते हुए बोला, मुझे किसी को कुछ वापस देना है। कभी कभी हम सभी उस जाल में फंस जाते हैं जिससे हमने दूसरों को बाहर निकालने में मदद की थी। ये सब समय पर किसी के मदद करने के बारे में है, किसी व्यक्ति के भाग्य को बचाने के लिए बस इतना ही काफ़ी है। होश। प्रागो ने अपने पीछे अपना फरसा घुमाया, जिससे नमक की लहरें उठीं, जिससे मुट्ठी भर राक्षस तितर-बितर हो गए। फिर आत्मविश्वास से लबरेज नजरों से वह खंडहरों की ओर बढ़ता हुआ आगे बढ़ा। समय समय पर प्रागो अपनी बाईं ओर देखता था, थंडर डेमन, ज़ेड लेडी और ऑब्सीडियन आर्मडिलो को उनकी ओर बढ़ते हुए, लेकिन वह अभी लड़ाई में शामिल नहीं होने वाला था। प्रागो एक K2 फैंटम था, लेकिन उसके सामने K1 फैंटम के सामने मौजूद 5 सबसे शक्तिशाली राक्षसों में से 3 थे। केवल तभी जब प्रागो ट्रॉन की तरह K2 के शिखर पर होता और अपने चरम पर होता, तो वह उन पर हमला करने से नहीं डरता। हाँ, जेल की घटना के बाद प्रागो अधिक मजबूत हो गया था, उसमें लड़ने की इच्छा और आत्मविश्वास वापस आ गया था, लेकिन वह अभी भी K2 के औसत स्तर पर था और पहले एक अन्य K2 फैंटम से लड़ने के बाद थक गया था। कुल मिलाकर प्रागो इस अवस्था में थंडर डेमन, ज़ेड लेडी और ऑब्सीडियन आर्मडिलो को अकेले नहीं संभाल सकता था। उसके पास ऊर्जा और शारीरिक सहनशक्ति दोनों की कमी होगी, ऐसी लड़ाई के अधिक कठिन हिस्सों का तो जिक्र ही न करें। रुआ। थंडर डेमन ने उग्रता से दहाड़ लगाई, जिससे जमीन फिर से हिलने लगी, लेकिन इसलिए नहीं कि वह नए विरोधियों को बुलाना चाहता था, बल्कि इसलिए कि देवियों ने पहले ही उसके पूरे शरीर को तार-तार कर दिया था। वे मजबूत और तेज थे, उन्हें अपने नेता से काफ़ी सहायता मिली थी, फिर भी उनमें से कोई भी थंडर डेमन को बहुत बुरी तरह से घायल नहीं कर सका। उनकी तलवारों ने उसके शरीर पर केवल हल्के घाव किए, लेकिन वे इतनी ज्यादा थीं कि थंडर डेमन को इससे परेशानी होने लगी। तभी थंडर डेमन ने अपनी पूंछ जमीन पर पटकनी शुरू कर दी और उसकी आंखें चमकने लगीं, जिससे आसपास की देवियों पर बिजली की एक झड़ी सी बरसने लगी। ज़ेड लेडी ने अपना हाथ हिलाया जैसे कि आदेश दे रही हो, और सभी महिलाओं ने अपने पंखों से खुद को ढक लिया और सुरक्षा के लिए ढाल बना ली। हालांकि शायद ही ऐसे कमजोर प्राणी थंडर डेमन के प्रकोप से खुद का बचाव करने में सक्षम थे। बिजली के बोल्टों ने महिलाओं को चीर दिया। ज़ेड की उनकी सुरक्षात्मक परत उनकी मदद नहीं कर रही थी। वे मूर्तियों की तरह जमीन पर गिर गईं, खाली निगाहों से कई टुकड़ों में बिखर गईं। हालांकि ज़ेड लेडी ने भौहें तक नहीं सिकुड़ी, क्योंकि वह शुरू से ही इसके लिए तैयार थी। उसकी तलवार फिर से चमक उठी, क्योंकि हर लेडी की आंखें सुनहरी रोशनी से खुल गईं। फिर उनके शरीर के अंग कांपने लगे, जुड़ने और मरम्मत होने लगी।
थंडर डेमन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उसकी पुतलियां तेजी से एक ओर मुड़ गईं और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभर आई। बाम! कहीं से एक काली डिस्क आए और जेड लेडी से टकराई, जिसे अभी तक यह एहसास भी नहीं हुआ था कि क्या हुआ था। प्रत्येक योद्धा के पास या तो कोई रणनीति, कोई पसंदीदा रणनीति या विशेष रूप से युद्ध की समझ होनी चाहिए। ये जानना कि कैसे लड़ना है और कैसे विजय प्राप्त करनी है, सबसे महत्वपूर्ण बात थी। कुछ रणनीतियां आमतौर पर गणना करने वाले या अपने प्रतिद्वंद्वी से थोड़े कमजोर लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाती थीं, और जेड लेडी उन मानदंडों पर पूरी तरह से खरी उतरती थी। थंडर डेमन की तुलना में उसकी स्थिति कम थी, और ये देखते हुए कि वह शीर्ष 2 और शीर्ष 3 थी, अंतर महत्वपूर्ण था। शीर्ष -99 और शीर्ष -100 के राक्षस ताकत में लगभग बराबर थे, लेकिन जितना ऊपर रैंकिंग में प्रत्येक स्थान उतना ही अधिक मायने रखता था। इसके अलावा विजेता प्रकार सीधे प्राइम, क्राउन या एसेंस प्रकारों के खिलाफ नहीं लड़ सकता था। एक बनाम एक में विजेता प्रकार सबसे कमजोर था, लेकिन यह इस प्रकार की विशेषता थी क्योंकि केवल उनके पास अधीनस्थ थे जिन्हें वे सशक्त बना सकते थे। जेड लेडी की रणनीति काफी सरल लेकिन प्रभावी थी। वह थंडर डेमन को खत्म करने जा रही थी, और उसके अधीनस्थ ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका थे। कांपना, कांपना, कांपना। जैसे ही जेड लेडी की तलवार पर सुनहरी चमक छाए, बिखरी हुई लेडीज फिर से बनने लगीं। उनके शरीर के अंग आपस में जुड़ गए, एक चमकदार रोशनी के साथ जुड़कर फिर से एक टुकड़े में बदल गए। थंडर डेमन सिर्फ मुस्कुराया, उसने महिलाओं की तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि वह उन्हें योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं समझता था। वह किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहा था जो उसे काफी दिलचस्प लग रहा था। हुश! सैकड़ों काले क्रिस्टल अविनाशी ब्लेड की तरह जबरदस्त गति से घूमे और जेड लेडी की सुंदर गोरी त्वचा पर सैकड़ों छोटे छोटे कट छोड़ गए। जेड लेडी की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने अपनी बांह को घुमाया, घूमती हुई डिस्क को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं थी। ऑब्सीडियन आर्माडिलो की गति और तेज हो गई, जिससे जेड लेडी को अपने पंख फड़फड़ाने पड़े और वह ऊंची उड़ान भरने लगी तथा शर्म के मारे मुठभेड़ से भाग गई। अजीब बात यह थी कि उसके सभी घाव सक्रिय रूप से ठीक हो रहे थे। वह अपनी सुरक्षात्मक जेड परत को पुनः स्थापित करने में सक्षम थी, जब तक कि उसके पास ऐसा करने की ऊर्जा थी। जेड लेडी ने थंडर डेमन की ओर देखा और अपनी तलवार घुमाते हुए अपने अधीनस्थों को आदेश दिया कि वे पीछे हट जाएं और उसकी निजी सेना की तरह उसके सामने खड़े हो जाएं। रघा, रघा, रघा। थंडर डेमन ने हंसी के समान एक अजीब आवाज निकाली, लेकिन वह मानव की नहीं, बल्कि एक राक्षस की थी, जिसमें स्पष्ट रूप से घरघराहट और खतरनाक दहाड़ का कुछ हिस्सा था। जेड लेडी ने भौहें से कुढ़ीं, उसे लगा कि थंडर डेमन उसका मजाक उड़ा रहा है। वोश! उसी समय ऑब्सीडियन आर्मडिलो सामने आया, जो जमीन पर खड़ा था और अपने संभावित विरोधियों को देख रहा था। वे सभी यहाँ एक ही उद्देश्य से आए थे, लड़ने के लिए, इसलिए उन्हें मरने के लिए तैयार रहना था। ये तो पता नहीं था कि ये तीनों एक दूसरे को कितनी देर तक देखते रहेंगे, उसके बाद वे लड़ने लगेंगे, लेकिन ये फैंटम्स के लिए एक मौका था कि वे कुछ देर आराम करें। लेकिन क्या सच में ऐसा था? बाम! एक लंबे गहरे नीले रंग के कोट वाला आदमी खंडहर पर कूद पड़ा और आत्मविश्वास से भरे कदमों से एडम और फ्रेड की ओर बढ़ा। उन्होंने अभी तक उस पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उनकी निगाहें उन 3 राक्षसों पर टिकी थीं जो किसी भी समय लड़ाई शुरू कर सकते थे। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रागो ने एडम के पीछे खड़े होकर धमकी भरे लहजे में कहा। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने जानी पहचानी आवाज सुनी और अचानक पीछे मुड़ा तो उसकी नज़र प्रागो की ठंडी निगाहों से मिली। प्रागो! एडम ने हैरान होकर बड़बड़ाया। उसे नहीं पता था कि कौन सा K2 फैंटम उनके बचाव के लिए दौड़ा था, और वास्तव में वह पहले ही इसके बारे में भूल चुका था। इतनी छोटी सी बात याद रखना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। प्रागो ने गहरी सहमति में सिर हिलाया, एडम को ध्यान से देखा और कहा, और तुमने स्पष्ट रूप से लड़ाई की है, मैं तुम्हारी थकी हुई शक्ल और कुछ घावों से बता सकता हूं, लेकिन उनके विपरीत तुम अभी भी लड़ सकते हो, है न? प्रागो ने भौहें सिकोड़ते हुए फर्श पर पड़े एस्टर और रोमियो की ओर इशारा किया। एडम ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, वह सिर्फ प्रागो को देखता रहा, ये समझ नहीं पाया कि वह उससे क्या चाहता है। एडम ने पहली बात तो ये सोची कि प्रागो उसे फॉल हिल जेल में हुई घटना के लिए परेशानी में डालना चाहता था, लेकिन प्रागो की निगाहों से उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि मामला कुछ और ही था। प्रागो की आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, केवल चिड़चिड़ाहट और स्पष्ट निराशा थी। एडम के प्रति, जिसने उसे वापस पटरी पर लाने में मदद की थी। एडम ने फ्रेड की ओर देखा और झिझकते हुए कहा, हम मदद के आने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ डार्क फैंटम और 3 टॉप 5 राक्षस हैं। भले ही मैं घायल और कमज़ोर न होऊं, लेकिन मैं उनसे लड़ने के लिए मूर्ख नहीं हूं। एडम ने अपना हाथ हिलाया, ऐसा लगा कि उसे पता चल गया कि प्रागो क्या कहना चाह रहा था। फ्रेड कुछ कहना चाहता था, क्योंकि वह इस योजना से पूरी तरह सहमत था। ये व्यवहारिक था और सबसे महत्वपूर्ण बात सुरक्षित था। उनकी स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात जीवित रहना थी, है न?
क्रैकल। प्रागो ने अचानक एडम का कॉलर पकड़ लिया और उसे दीवार के सहारे जोर से दबा दिया तथा बहुत गंभीर नज़र से देखा। एडम ने खुद को प्रागो की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं थी। आखिरकार प्रागो एक K2 फैंटम था और शारीरिक रूप से उससे ज्यादा मजबूत था। मैंने अभी क्या सुना? प्रागो ने ऐसे चिल्लाया जैसे कोई प्रशंसक अपने आदर्श से सचमुच निराश हो। उसकी ईमानदारी हर विवरण में दिखाई दे रही थी। एडम ने गला साफ किया। राक्षसों से लड़ने से डरते हो तुम, डार्क फैंटम, भाड़ में जाओ। प्रागो ने गुर्राते हुए अपनी मुट्ठी अपनी छाती पर पटक दी। तुम पागल हो और इतना आत्मविश्वासी हो कि K2 फैंटम के खिलाफ, मेरे खिलाफ लड़ सको और जीत सको। प्रागो ने अपना धर्मी भाषण जारी रखा। तुमने मुझे पीटा, अपमानित किया और मेरी पुरानी दुनिया को नष्ट कर दिया। उसके बाद मैं अंततः वापस आ सका और फिर से प्रेत बन सका। मैंने सोचा था कि जब मैं यहाँ आऊँगा तो मैं तुम्हें खून के समुद्र के बीच में खड़ा देखूंगा, राक्षसों को चीरता हुआ, लेकिन मुझे केवल निराशा ही मिली। एडम की आंखें बड़ी हो गईं, जैसे उसके अंदर कुछ गहरा क्लिक हुआ हो और उसकी नज़र धीरे धीरे बदलने लगी। मैं इसे नहीं छिपाऊंगा। हार स्वीकार करना कठिन था। मैंने अपनी स्थिति का लाभ उठाया और तुम्हारे बारे में जितनी जानकारी मिल सकती थी मैंने जुटाई। तुम कभी भागे नहीं या छिपे नहीं। अरे, तुमने एक स्टील नाइट को तब मार डाला जब तुम लगभग नौसिखिए थे और डार्क फैंटम को टुकड़े टुकड़े कर दिया, जबकि तुमने कहा था कि तुमने पहले कभी इंसानों से लड़ाई नहीं की। प्रागो ने कठोर निगाह से कहा। बाम। प्रागो ने एडम को एक तरफ फेंक दिया और अपनी तमंचा उसकी ओर तान दिया, जिससे उस पर एक खतरनाक चमक दौड़ गई। इससे पहले तुम्हें किसी ने नहीं रोका था। तुमने वही किया जो करना था। एक राक्षस को मारना था, तुमने मार डाला। डार्क फैंटम को काटना था, तुमने काट डाला। जेल से बाहर निकलने के लिए K2 फैंटम को हराना था, तुम जीत गए। प्रागो ने चिल्लाते हुए कहा। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। प्रागो ने अपने होंठ काटे और अपनी मुट्ठी भी कस ली। टस्क, तुम वो एडम विंटर नहीं हो जिसके खिलाफ मैंने लड़ाई लड़ी थी। मैं तुम्हें उस रोशनी के रूप में नहीं देखता जिसने मुझे उस गड्ढे से बाहर निकलने में मदद की जिसमें मैंने खुद को डाल लिया था। मैं केवल वही अंधेरा, भयावह धुंधलापन देख रहा हूं जो मैं हमेशा से रहा हूं। प्रागो चुप था। तभी एडम धीरे से उठा और उसकी ओर बढ़ा। कदम कदम कदम। एडम प्रागो के पास से गुजरते हुए खंडहर के किनारे पर रुका और थंडर डेमन, जेड लेडी और ओब्सीडियन आर्माडिलो को घूरने लगा। एडम, इसके बारे में सोचना भी मत। ये बहुत खतरनाक है। प्रागो का प्रस्ताव तुम्हें केवल मौत की ओर ले जाएगा। सिल्वाना ने घबराहट में कहा। उसे एहसास हुआ कि प्रागो के भाषण का असर हो रहा था। धीरे से एडम ने अपने ईयर्ड को छुआ और कहा, सिल्वाना, चुप रहो। सिल्वाना का चेहरा पीला पड़ गया और उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसी क्षण एडम की आंखें खून से भर गईं और उसकी सारी नसें हिंसक रूप से फूल गईं। उसका विकास वृक्ष जोर से कांप रहा था और अपनी सीमा तक लड़ने के लिए तैयार हो रहा था। प्रतिध्वनि वह उच्चतम अवस्था थी जिस तक फैंटम युद्ध के दौरान पहुंच सकता था। यह अक्सर घातक युद्ध में दिखाई देता था, लेकिन इसका असली कारण मामूली खतरे से अलग कुछ और था। फैंटम की लड़ने और जीतने की इच्छा ही फैंटम के लिए कुछ समय के लिए अपनी ताकत के शिखर तक पहुंचने का मुख्य तत्व थी। एवोल्यूशन ट्री सक्रिय रूप से हिल रहा था, जिससे फैंटम के सभी जीन अपनी अधिकतम क्षमता पर काम करने के लिए मजबूर हो रहे थे। इसकी तुलना एक साधारण व्यक्ति के एड्रेनालाइन रश से की जा सकती है, एक छिपा हुआ संसाधन जिसका लंबे समय तक उपयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन रेजोनेंस पूरी तरह से अलग स्तर पर था। हालांकि यह एक खतरनाक शक्ति थी जिससे अत्यधिक थकावट होती थी, इसलिए एडम को तेजी से कार्य करना पड़ा। नल। प्रागो एडम के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। अच्छा, अब मैं तुम्हें पहचान गया। प्रागो मुस्कुराया, फिर वह फ्रेड की ओर मुड़ा। क्या तुम हमारी मदद करोगे या एक डरे हुए चूहे की तरह कोने में बैठे रहोगे? फ्रेड ने अपनी आंखें घुमाईं और धीरे से खड़ा हो गया, अपनी पैंट से धूल झाड़ते हुए। चलो, मेरे पास कोई विकल्प है। तुम यहाँ आओ और सब कुछ बर्बाद कर दोगे, फ्रेड ने चिढ़कर कहा, लेकिन वह पहले से ही अपने धनुष को कसकर पकड़ रहा था, हमले की तैयारी कर रहा था। यहाँ क्या योजना है? एडम ने थंडर डेमन को गौर से देखते हुए पूछा। हालांकि प्रागो उनमें सबसे ताकतवर था, लेकिन ये सभी के लिए स्पष्ट था कि एडम थंडर डेमन से लड़ने जा रहा था। प्रागो ने अपनी ठोड़ी खुजाते हुए पूरे युद्ध क्षेत्र को देखा। फिर उसकी नज़र तिरैना पर रुकी, जो अभी भी नमक की पहाड़ी के पीछे छिपी हुई थी। एडम थंडर डेमन से मुकाबला करेगा, तुम उसे कवर करो। प्रागो ने फ्रेड की ओर इशारा किया। फ्रेड ने सिर हिलाया, लेकिन जल्द ही उसकी भौहें तन गईं, क्योंकि थंडर डेमन के अलावा वहां दो अन्य खतरनाक दुश्मन भी थे। जेड लेडी और ओब्सीडियन आर्मडिलो के बारे में क्या? मुझे संदेह है कि वे बस खड़े होकर हमें लड़ते हुए देखेंगे। फ्रेड ने अपना हाथ हिलाया। प्रागो मुस्कुराया। चिंता मत करो, मैं ओब्सीडियन आर्माडिलो को अकेले ही हरा दूंगा। तुम्हारे पास इसके कवच को भेदने की ताकत नहीं होगी, ये तो पक्का है, प्रागो ने कहा। यह समझना उचित था कि केवल इंतजार करना सुरक्षित विकल्प नहीं था।
जल्दी या बाद में 3 राक्षसों में से एक थक जाएगा और फिर वे अपनी ताकत वापस पाने के लिए आसान शिकार की तलाश करेंगे। जाहिर है ये प्रेत होगा जिसे जल्दी और आसानी से मारा जा सकता है क्योंकि वे विसंगतियों के समूह के क्षेत्र तक ही सीमित हैं। इसलिए फ्रेड की योजना भी जोखिम भरी थी क्योंकि सब कुछ किस्मत पर निर्भर था, राक्षस उन्हें ढूंढ पाएंगे या नहीं। हालांकि शीर्ष 5 में से 3 राक्षसों पर हमला करना और भी जोखिम भरा था। इस स्थिति में कोई सही समाधान नहीं था। अब केवल जेड लेडी ही बचती है ना? एडम ने शांत स्वर में पूछा। प्रागो ने सिर हिलाया और उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान उभर आई। हाँ, चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही समय में ऑब्सीडियन आर्मडिलो और जेड लेडी के खिलाफ लड़ने का इरादा रखता हूं, लेकिन आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रागो ने आगे बढ़ने से पहले आत्मविश्वास से कहा। प्रागो ने अपना हाथ हिलाया। मेरी योजना के क्रियान्वयन का इंतजार करो, फिर काम शुरू करो। तुम्हारे पास हिम्मत जुटाने के लिए कुछ मिनट हैं। गायब होने से पहले प्रागो के अंतिम शब्द सुनाई दिए। एडम और फ्रेड ने एक दूसरे की तरफ देखा और सिर हिलाया। वे पहले भी साथ काम कर चुके थे, एक और एक नहीं बल्कि एक बड़ी टीम में, लेकिन वे जानते थे कि वे क्या करने में सक्षम हैं। एडम, सिल्वाना ने अनिश्चितता से कहा। एडम ने उससे पहले कभी भी इतनी कठोरता से और एक ही समय में इतनी शक्तिशाली तरीके से बात नहीं की थी। उसके मन में मिश्रित भावनाएं थीं जिन्हें समझने के लिए उसके पास समय नहीं था। मैं थंडर डेमन से लड़ूंगा और उसका सार ले लूंगा। तुम मेरी सहायता करोगी और मुझे बताओगी कि मैं उसे कैसे मार सकता हूं। सिल्वाना, यह एक आदेश है, क्या ये तुम्हें समझ में आया? एडम ने सख्ती से कहा, जिससे सिल्वाना के पास आज्ञा का पालन करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा। जो ऑपरेटर अपने फैंटम के सीधे आदेशों का पालन नहीं कर सकता था, वह कचरे से भी बदतर था। यह अकादमी में सभी ऑपरेटरों को बार बार बताया गया था। यह एक उल्लंघनीय नियम था। लेकिन एडम, वह राक्षस थंडर डेमन वास्तव में तुम्हें मार सकता है। मैं नहीं चाहती कि तुम फिर से अपनी जान जोखिम में डालो। तुम्हारे पास एक सुरक्षित विकल्प है, सिल्वाना ने अनिश्चितता से कहा। एडम के शब्दों का उस पर गहरा असर हुआ और वह खुद जैसी नहीं थी। सिल्वाना, तुम लड़ो मत, तुम मदद करो। अगर मैं तुम्हारी बात मान लेता तो मैं प्राइम स्टोन गोलियत से भी भाग जाता। मैं जो कुछ करने में सक्षम हूं उसकी पूरी सीमा सिर्फ मैं ही जानता हूं क्योंकि मैं इसे महसूस कर सकता हूं। एडम ने शांति से कहा, अपनी मुट्ठी को कसकर भींचते हुए और अपनी सूजी हुई नसों को देखते हुए। एडम ने आगे कहा, अरे, अपने आप को संभालो। मुझे अभी तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हें क्या हो गया? तुम ऑपरेटर हो, तुम सलाह दे सकते हो और मैं उसका पालन कर सकता हूं या नहीं, लेकिन अगर मैं आदेश देता हूं तो तुम उसका पालन करते हो। सिल्वाना के पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई और शर्म की लहर दौड़ गई। उसे खुद भी लगा कि वह बहुत ज़्यादा भावुक हो रही थी। सिल्वाना शर्मिंदा थी क्योंकि एडम जो कह रहा था वह फैंटम और ऑपरेटर के बीच के रिश्ते की सभी बुनियादी बातों का आधार था। कुछ सेकंड के बाद एडम ने गहरी सांस ली। चिंता मत करो, हमेशा की तरह मैं तलवार बनूंगा और तुम दिमाग। सौदा, एडम ने धीरे से कहा। उसके शब्द सीधे सिल्वाना की आत्मा में घुस गए। सिल्वाना ने आह भरी और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। कांपना बंद हो गया और उसने महसूस किया कि सब कुछ अपनी जगह पर आ गया है। स्थितियां स्पष्ट रूप से परिभाषित हो गई थी, जिसका मतलब था कि अब कार्रवाई करने का समय आ गया है। हाँ, मैं आपकी बात समझती हूँ। आप जो भी निर्णय लेंगे मैं उसका समर्थन करती हूँ। सिल्वाना ने अपने विचार समेटे। एडम ने सिर हिलाया। अच्छा। एडम भावशून्य व्यवहार कर रहा था, लेकिन इसका कारण सिल्वाना या परिस्थिति नहीं थी बल्कि रेजोनेंस थी। उसकी भावनाएं चरम सीमा पर पहुंच गई थीं, जिससे उसकी आवाज में केवल गंभीरता, अधिकार और ठंडापन रह गया था। हालांकि थंडर डेमन ताकत में तुमसे आगे है, लेकिन हम उसकी गंभीरता की कमी और इस तथ्य का फायदा उठा सकते हैं कि वह हाल ही में एसेंस टाइप बना है। तुम्हारी क्षमताओं को देखते हुए हमारे पास एक मौका है, लेकिन इसके भयंकर परिणाम होंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, सिल्वाना ने गंभीरता से कहा और जल्दी से एडम को अपनी योजना बताई। समय समय पर एडम ने सिर हिलाया, जबकि उसकी नज़र गहरी और गहरी होती गई। जल्द ही युद्ध के मैदान पर सब कुछ धुंधला हो गया और थंडर डेमन को छोड़कर गायब हो गया। फ्रेड, जो इस समय एडम को देख रहा था, ने थोड़ा सिर हिलाया। उसने उनकी बातचीत सुनी थी, उसमें एडम का सिर्फ एक हिस्सा था, लेकिन वह समझ गया कि बात किस बारे में थी। खैर, आखिरकार हम रोबोट नहीं हैं। रिश्ते एक पेचीदा चीज़ हैं, खासकर तब जब हर लड़ाई में आपकी जान भी दांव पर लगी हो। फ्रेड ने अपनी आंखें बंद करते हुए अपने ऑपरेटर मीका के बारे में सोचते हुए सोचा। वह फ्रेड के जानने वाले सबसे कमजोर और असुरक्षित व्यक्ति थे, लेकिन उनकी ईमानदारी बेदाग थी। ठीक है, मेरा आत्मविश्वास हम दोनों के लिए काफ़ी है। हमेशा किसी पर भरोसा करने की बात होती है ना? फ्रेड ने अपने धनुष को पकड़ने और स्थिति में आने से पहले कड़वी मुस्कान दी।
एडम के विपरीत वह प्रतिध्वनित नहीं होता था, इसलिए उसे एक ही समय में पूरे युद्ध क्षेत्र पर नजर रखनी पड़ती थी। फ्रेड ने एडम की ओर देखा और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान उभर आई। खैर, पिछली बार आप और अलेक्सिया टॉप 4 के खिलाफ थे नॉर्थ कीपर, अब आप और मैं टॉप 2 के खिलाफ हैं। देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। कदम कदम कदम। उसी समय प्रागो 3 राक्षसों के पास जा रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह ऑब्सीडियन आर्माडिलो को नहीं देख रहा था, बल्कि हवा में तैरती जेड लेडी को देख रहा था।